ఒట్టి పెరిగిపోతా ఉండదు, ఇష్టం అంటే నాదే ఉందండి, బండి ఇచ్చి మా ఇంట్లో పెట్టుకుంటా. చూస్తా రోజు ఆ రోజు తర్వాత మీరు ఇష్టం అండి. अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा सभी प्लीज। చెప్పడానికి బాబు जीवन साथ फाउंडेशन, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर प्लीज। रामचंद्र कुशवाहा यहाँ से जा रहा है आवाज। जीवन साथ फाउंडेशन, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मैं बाहर कर देता हूँ। आप सभी लोगों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। यस सर। आज मेरी आवाज गूंज क्यों रही है? सिस्टम छूट गया। सर मेरी आवाज गूंज तो नहीं रही है? हरिओम जी नहीं गूंज रही सर, आ रही सर। तो क्लियर सर? क्लियर है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बताने के लिए। आज की जो हमारी मीटिंग है वो बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे अनडिस्क्राइब पहलू पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में कभी कोई भी कंसल्टेंट जो है ना विचार करता है, ना ही आपके सीए आपको उस चीज के बारे में बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट होती है वो चीज। लेकिन मैं आज के पहलू की ओर आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल की जो मीटिंग थी हमारी पैन एप्लीकेशन की, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा जहां से भी जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, और अध्यक्ष महोदय अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दादा आप अनम्यूट कर लिया करो। अच्छा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता है, को होस्ट वाला भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता शायद, पहले को होस्ट वाला ऑप्शन होता था। हाँ पहले हुआ करता था सर। अब होस्ट वाला ऑप्शन ही नहीं है इसमें ना, को होस्ट वाला। हाँ यस, हाँ जी कोई नहीं सर, कोई नहीं। रेशमा खान जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किसी भी कैंडिडेट को बार बार ना कहना पड़े कि वो अपने आप को म्यूट करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से बाकी लोगों की जो है मीटिंग्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप से। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बधाइयां देना चाहूंगा। मैं एक बार सभी को म्यूट कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो सभी पार्टिसिपेंट को मैंने म्यूट कर दिया, कोई चाहकर भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा विदाउट परमिशन। सो मैं आप लोगों को जो है बताना चाहूंगा कल की जो मीटिंग रही वो काफी विशेष रही, क्योंकि कल की मीटिंग के बाद मैं आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के लगभग 250 प्लस क्वेरीज और एप्लीकेशंस भी पैन की आई हुई है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास। सबसे ज्यादा क्वेरीज पैन एप्लीकेशन के अंदर। बहुत सारी संस्थाओं ने आज हमें बताया कि सर हमारे पैन कार्ड नाम के हिसाब से गलत बने हुए हैं, और देखिए जिस चीज को हम बड़ा ही मामूली समझ के और इग्नोर कर रहे थे वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट निकली। पहली बार ये रिकॉर्ड है, शायद ये रिकॉर्ड आज तक कभी नहीं टूटा, इवन देन नॉट इन द फ्री ग्रांट एप्लीकेशंस आल्सो। फ्री ग्रांट एप्लीकेशंस में भी इतना रिकॉर्ड एक दिन का नहीं बना था जितना पैन एप्लीकेशंस का कल का बना है। कल की वीडियो के बाद से लेकर अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि एक दिन के अंदर 250 प्लस एप्लीकेशंस आई हुई हैं। लोगों ने साझा किए अपनी चीजें कि सर देखिए यहाँ हमारे साथ ये दिक्कतें हैं, और काफी अच्छा भी लगा जब लोग अवेयर होते हैं। आप लोग अवेयर हैं
वीडियोस के माध्यम से आप जानकारी कलेक्ट करते हैं, कोशिश कीजिए कि आप जो है हमारे इस लाइव उसमें जुड़ा कीजिए, तो आपके जो भी प्रश्न रहे वो साथ साथ सॉल्व भी हो सकें। काफी सारे सज्जन हैं जो बाद में संपर्क करते हैं, बाद में बताते हैं कि सर हमारे साथ भी ये दिक्कत थी। अरे भैया, इस वेबिनार के अंदर आप अपनी जानकारी रखिए स्पष्ट रूप से। उस जानकारी को जो है हमारा प्रयास रहेगा भाई आपके माध्यम से 4 लोगों को और पता लगे, 4 लोगों को और पता लगना चाहिए कि भाई कहां पर दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत आई, आपने क्या फेस किया, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है चीजें। तो अपने जो भी एक्सपीरियंस हुआ करें वो लाइव शेयर किया कीजिए। लाइव आप शेयर करेंगे तो और लोगों को आपके एक्सपीरियंस से बेनिफिट जरूर मिलेगा। कल बहुत ही बढ़िया हमें सर ने बताया कि एक छोटे से पैन कार्ड की दिक्कत की वजह से उनके 50,000 खराब हुए। तो ये सब चीजें हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो पैसा, समय और जो आपकी जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं भाई आपको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर का सामना होना पड़ता है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो ये आती है कि आप एक अंधे खाते में काम करते जा रहे हैं जिसमें कोई भरोसा नहीं कि ग्रांट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सीरीज केसबुक के नाम से स्पेशली इसीलिए स्टार्ट की गई कि आप लोग हमें बताएं कि हम किन किन विषयों पर आपसे बात करें, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे हम आपके साथ एक ओपन मंच पर, ये एक ओपन मंच है आप लोगों के लिए, इस पर हम चर्चा कर सकें। कौन कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं। आज मेरे पास काफी सारे कॉल्स आए थे, मैंने उन कॉल्स में से 2 कॉल नोट किए हैं जो मैंडेटरी लगे मुझे। एक बिहार से हमारे सज्जन ने मुझे फोन किया, तो बोले सर आपने जैकेट ना वो परसों वाली पहन रखी है। अरे भैया यार, मेरी जैकेट मत देखा करो भाई, ज्ञान पे ध्यान दिया करो कि मैं क्या बता रहा हूं। यार तुम जैकेट पे ध्यान दे, तो मैंने तो आज सुबह से नहाया नहीं है, काम में इतना व्यस्त पड़ा था। ठीक है, कल को तुम ये मत लिखने लगना सर आप तो बिना नहाए धोए आके बैठ गए। यार प्लीज, जो हम जिस काम से हम मीटिंग में जुड़ते हैं ना, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। एक सज्जन का हमारे पास कॉल आया था, वो पूछ रहे थे कि सर ये सब जो हमारी गतिविधियां हैं केसबुक की, वो कब तक चलेंगी और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कंसीडर किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, हालांकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कोर टीम इन सभी विषयों पर गहनता से विचार भी कर रही है, आगे की रूपरेखाएं भी तैयार की जा रही हैं। मैं आपको साझा कर देता हूं, 1 जनवरी, जैसा कि हम नए साल वाले दिन एनजीओ के विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सेकेंड डे यानी कि 2 जनवरी को हमने जो हमारा यूनिक बायोलॉज होता है, उस यूनिक बायोलॉज के ऊपर बात की है, कैसे उसको ड्राफ्ट किया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है और ये सभी विषय क्यों समायोजित किए जाते हैं। कई लोगों के मेरे पास कॉल्स आए कि सर हम जहां रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमने 2-4-10 लाइनों में सारी चीजें लिख रखी है, 250 बायोलॉज, 250 पॉइंट कोई चीज नहीं होती। भैया कोई चीज अगर नहीं होती तो आपके साथ शेयर नहीं की जाती। ये सारी इंफॉर्मेशन प्योरली रिफाइंड की जाती है और रिफाइंड करने के बाद आपके साथ साझा की जाती है, क्योंकि अधिकारी का कुछ नहीं लगेगा, परेशान आपको होना पड़ेगा। आप एक अंधे खाते में जो है समाज सेवा करते जाएंगे, आप गवर्नमेंट से सहायता क्यों नहीं ले पा रहे। यार गवर्नमेंट बैठी ही देने के लिए, आपको लेना आना चाहिए बस। 3 जनवरी यानी कि कल हम पैन एप्लीकेशन के ऊपर चर्चा कर चुके हैं विस्तार से, और मैं बता रहा हूं कि अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड राष्ट्रीय जो महासंघ ने अपना खुद का तोड़ा है कि आज तक हमारे पास फ्री ग्रांट एप्लीकेशन वाले जो स्कीम मुहिम हमने चलाई थी 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, शायद उसमें भी किसी एक दिन में इतनी एप्लीकेशंस नहीं आई थी जितनी कल पैन कार्ड की एप्लीकेशंस आई हुई हैं। यानी कि देख लीजिए कितने सारे एनजीओ के पैन कार्ड में ही मिस्टेक थी और वो अंधे खाते में काम किए जा रहे थे। आज 4 जनवरी है, जिसमें हम जो है चर्चा कर रहे हैं 10 एप्लीकेशन के ऊपर कि 10 एप्लीकेशन क्या होती है, क्यों जरूरी होती है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मोर देन 80% एनजीओ के पास 10 नहीं है। मोर देन 80% एनजीओ के पास। क्यों जरूरी है, कहां काम आएगा, सभी चीजों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कल का जो दिन रहेगा वो रहेगा प्रस्तावना लिखना। हम एनजीओ के अंदर प्रस्तावना लिखते हैं कि संस्था ये काम करने वाली है, जो आप अपना एक जिसे हम कहते हैं आपका रेजुलेशन पास करना है, जो हमारी सेक्शन 8 कंपनीज हैं वो रेजुलेशन पास करती हैं। तो प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है एनजीओ की, कल हम उस पर चर्चा करेंगे। अगला दिन यानी कि 6 जनवरी शनिवार,
रहेगा हमारा बैंकिंग के ऊपर, कि संस्था का बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना चाहिए, कहां खुलवाना चाहिए, कितना बैलेंस उसमें मेंटेन करना जरूरी है, कैसे उसको ऑपरेट करना जरूरी है, कौन सी ट्रांजैक्शन लेनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं लेनी है, ट्रांजैक्शन आ जाए तो कैश में कितना विड्रॉल करना है, कितना नहीं करना है, ये सारी चीज आपको सिखाई जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है उसको कमजोर किए हुए बैठे हुए। इसके बाद 7 जनवरी रविवार हमने आपसे वादा किया था कि इस साल हम फॉर्च्यून 500 एनजीओ का एक खाका तैयार करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 500 एनजीओ को, मोर देन 500 एनजीओ को हम डेवलप करेंगे फादर एनजीओ के रूप में इस पूरे साल के अंदर। तो उस मुहिम में, उस कड़ी में पहला टास्क, क्योंकि हम हर महीने अब आपको हर वीकेंड पर एक टास्क देंगे, उन टास्क को जो संस्थाएं ईमानदारी से पूरा करेंगी, एक होता है सिर्फ डाटा कंप्लीट करना, एक होता है ईमानदारी से एग्जीक्यूशन करना। तो ईमानदारी से जो संस्थाएं एग्जीक्यूट करेंगी, हम पूरा प्रयास करेंगे उनको हर क्षेत्र में हम राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की तरफ से बैकएंड सपोर्ट दे सकें, और प्रयास करेंगे उनको फुल्ली डेवलप करने के लिए। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं मिनट्स के ऊपर, यानी कि जो कार्रवाई रजिस्टर आपके बनाए जाते हैं एनजीओस के, उसके लिए जो है 8 जनवरी का दिन तय किया गया है। 9 जनवरी को हम बात करेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। 10 जनवरी को हम बात करेंगे सोशल कैंपेनिंग पर, कि सोशल कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग कैसे की जाती है। आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हद से ज्यादा कर रहे हैं, शायद मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं बता पा रहे, आप उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी 10 जनवरी को। 11 जनवरी को हम बात करेंगे ऑनलाइन हम खुद अपना 12 वे एप्लीकेशन कैसे करते हैं। 12 जनवरी को हम बात करेंगे कि हम ऑनलाइन अपनी जो एटीजी एप्लीकेशन है वो खुद कैसे कर सकते हैं। 13 जनवरी को हम बात करेंगे कि हम ऑनलाइन अपना एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, कहां हम गलतियां कर जाते हैं, किन गलतियों को हमें अवॉइड करना है। उसके बाद 14 जनवरी यानी कि फिर से एक संडे, फिर आपको एक टास्क दे दिया जाएगा टास्क ऑफ द वीक के नाम से, वो आप लोगों को पूरा करना है। बात करते हैं फिर 15 जनवरी पर ई अनुदान रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन खुद कैसे करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। काफी सारे लोगों के साथ समस्याएं आती हैं बैंकिंग सेक्टर को अटैच करने की, बैंक डिटेल्स फिल करने की, या उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, और इवन देन रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हम कैसे उसमें ग्रांट एप्लीकेशन कर सकते हैं, कहां पर हमें क्या चीजों को मेंटेन करना होता है, कहां से अपना प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है, वो सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट जो भी तारीख आएगी 16 या 17 जनवरी, याद नहीं है मुझे, हम उस दिन बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के ऊपर, कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्यों किया जाता है, कहां कहां उपयोगी होता है, क्या क्या उसके यूजेस हैं, और उसके रूप में कितना बड़ा सेक्टर आपका वेट कर रहा है। हमारे पास रजिस्ट्रेशन तो है एमएसएमई के, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने जो है फुल्ली वीडियो दी थी आपको, तो लेकिन वो उसका यूज कहां करना है ये हमने आपके लिए पेंडिंग छोड़ा हुआ था, तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। देन आफ्टर हम बात करने वाले हैं अकाउंट मेंटेनेंस के ऊपर, कि हम अपने डिफरेंट अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे हम अपने एनजीओ का अकाउंट मेंटेन करते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब चीजें मेंटेन करते जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत आएगी जब हमारे जो ऑडिट्स होती हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी फिल नहीं की गई होती है, तो वो अकाउंट मेंटेनेंस का प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे डोनेशन स्लिप के ऊपर, कि डोनेशन स्लिप कैसे बनाई जाती है, कैसे डिजाइन की जाती है, किस प्रकार का उसका परफॉर्मा रखना चाहिए, कैसे उसे प्रोवाइड करना चाहिए, किसको देना है, किसको नहीं देना है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि काफी जगह जो है डोनेशन स्लिप नहीं दी जाती है, किस केस में नहीं दी जाती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम उसके बाद बात करेंगे, शायद हम 21 जनवरी के आसपास पहुंच चुके होंगे उस समय, सॉरी 18-20 जनवरी के आसपास पहुंच चुके होंगे। फिर से एक रविवार आपका वेट कर रहा होगा, फिर से एक टास्क आपका, टास्क ऑफ द वीक वेट कर रहा होगा आपका। उसके बाद हम बात करेंगे आईडी कार्ड डिजाइन के ऊपर, कि संस्था के आईडी कार्ड कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से डिजाइन किए हुए होने चाहिए, कैसे उनको प्रोवाइड करना है, कैसे उनका रख रखाव करना। रख रखाव का मतलब कि एक व्यक्ति आपके पास से आईडी कार्ड लेकर चला गया, संस्था आपकी छोड़ गया है, लेकिन कल को वो आपके कार्ड को मिसयूज कर सकता है, तो उसके लिए क्या नियमावली आपकी होनी चाहिए, कैसे उन चीजों को मेंटेन करना चाहिए, इस पे हम बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं हम लेटर हेड डिजाइन के ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं के लेटर हेड के अंदर कुछ नहीं मिलता सिवाय नाम के।
तो लेटर हेड में किन किन चीजों का समावेश करना चाहिए, कैसे वो डिजाइन किए जाते हैं, कैसे उन्हें हम मेंटेन करें। बहुत बारीकी से यूज किया जाता है लेटर हेड का। आपके लेटर हेड का एक मिसयूज आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है संस्था के। तो कैसे हमें उन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों का उसमें हमें बारीकी से जो है ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीजों के ऊपर बात की जाएगी। देन आफ्टर बात की जाएगी वॉलेंटियर कैंपेनिंग के अंदर। हमारी अभी तक का रिकॉर्ड है 94% से ज्यादा एनजीओज पेड वॉलेंटियर्स को यूज करती हैं, यानी कि पैसा दो और काम करवाओ। जब भैया पैसा देके काम करवाना है, फिर आप में और कंपनी में अंतर क्या रहा? वॉलेंटियर्स हमारे पास जो होने चाहिए वो सोशल वॉलेंटियर्स होने चाहिए। और सोशल वॉलेंटियर्स कैसे हायर किए जाते हैं, कैसे कैंपेनिंग की जाती है उनकी, कैसे हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं, कैसे वो हमारे साथ लगातार एक लंबे समय के लिए सोशली जुड़े रहेंगे, वो सारी ट्रिक आपको सिखाई जाएंगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे, शायद उस समय दिन होगा 22 या 23 तारीख का, लेटर ड्राफ्टिंग के ऊपर, कि जब हम कहीं किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का लेटर लिखते हैं, चाहे वो ग्रांट से रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, किसी हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो जो लेटर्स हम ड्राफ्ट करते हैं, वो लेटर ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, किन किन शब्दों का हमें ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक्स पहले देने हैं, किन चीजों को हमें बताना है, किन चीजों को उसमें छिपाना है। तो ये सारी चीज उसमें आपको सिखाई जाएंगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे लेटर्स टू बैंक या लेटर्स टू एमपीज। आपको नहीं पता होगा कि आप संस्था के लेटर हेड से बैंकों से बहुत बड़ी वित्तीय सहायता ले सकते हैं, आपके निजी बैंकों से। आपको नहीं पता कि आप अपने एक लेटर हेड के माध्यम से आपके यहाँ का जो एमपी है उससे बहुत बड़ी वित्तीय सहायता खुद ले सकते हैं। वो कैसे ली जाती है, कैसे वो लेटर्स ड्राफ्ट किए जाते हैं और कहाँ वो यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी। शायद उस दिन हमारे पास दिन होगा 22 या 24 जनवरी के आसपास का, और 25 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले आपको बताया जाएगा कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का उपयोग करके कैसे आपको अपनी एक फाइल बनानी है, कैसे उसको बैंक को सबमिट करना है, और कैसे बैंक से आप 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता अपनी एनजीओ के लिए प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक का जो परफॉर्मा तैयार किया गया है वो ये तैयार किया गया है, और पूरा प्रयास रहेगा कि उस दिन तक जितने भी एनजीओज वहां जुड़े होंगे उन सभी की एप्लीकेशंस पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कोर टीम अपना वॉच आउट पूरा रखेगी कि आपकी फाइल कहाँ जा रही है, कौन से बैंक में है, क्यों अटकी हुई है, कहाँ गलती की है आपने, और कैसे उसमें हर संभव सहायता प्रदान की जा सके कि आपको वो बैंक जो है आपके उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता लोन के रूप में या अदर्स स्टार्टअप जो है फाइनेंशियल हेल्प के रूप में प्रोवाइड कर सके। तो उसके बाद हमारा जो जर्नी है उसका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि हम फॉर्च्यून 500 की ओर बढ़ चुके होंगे, और उसके बाद से जो है जर्नी स्टार्ट होगी। शायद हो सकता है तब तक आपके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट मिलते रहे कि हमें और कौन कौन से विषय रखने हैं चर्चा के, तो उसके सुझाव आप सभी लोगों से आमंत्रित किए जाते हैं। आप मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर 9991997003, मैं एक बार टीम से अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो हेल्पलाइन नंबर है वो एक बार सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। एक्चुअली आपके बैकग्राउंड में कुछ शोर था तो इस वजह से मैंने आपको म्यूट कर दिया था उस समय। नहीं कोई नहीं सर, कोई नहीं, अभी कर रहा हूँ सर मैं वो। और सर इनको जितने सोशल मीडिया अकाउंट है ना वो दोबारा मैं आज लिंक सब शेयर कर देता हूँ। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के, माननीय महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि आप वो भी कर दें। और सर फॉर्च्यून 500 जो एनजीओज हम फादर एनजीओज के रूप में डेवलप करने वाले हैं उसके बारे में आज आपका जो विचार है वो मैं चाहूंगा कि इस आज की जो वर्कशॉप है, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं उसके बाद आप अपना पक्ष जरूर रखें कि अब कैसे एनजीओ को कमर कस लेनी है कि वो खुद को हमारे साथ लेके चल सके, जो कि आगे वो अपने आप को, देखिए हमारा काम है आपको गाइडलाइन देना, अपने आप को डेवलप आप खुद करेंगे सिर्फ उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। तो उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय जी के विचार हम लेंगे, और कल जो प्रस्तावना लिखने का के बारे में जो सिखाया जाएगा आपको, उसके लिए क्या हमारे साथ मध्य प्रदेश से
हमारी संस्था मौजूद है या नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने एक ड्यूटी लगाई हुई थी, सर को विशेष रूप से कहा था मैंने कि सर ये कैंपेन या ये जो टॉपिक रहेगा वो आपको लेना है। हमारे मैंने किसकी जिम्मेवारी लगाई थी प्रस्तावना के ऊपर, और सर को मैंने निवेदन किया था कि सर आपको ये लेना है सेशन। अगर सर मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा आपका। मध्य प्रदेश की एक संस्था है, और सर ने हमें एक वीडियो भी दी थी हमारे YouTube चैनल पर संस्था के जीवन चक्र के बारे में। अगर सर मुझे सुन पा रहे हैं, मयूर मेमोरियल ट्रस्ट से गोविंद बिसेन जी, सर बिल्कुल आप मौजूद हैं, मुझे सुन पा रहे हैं सर? आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। गोविंद बिसेन जी, मयूर मेमोरियल ट्रस्ट से अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर। मैं यहाँ से आपको अलाउ कर रहा हूँ। चश्मा कहाँ है? सीमा जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी सर। कैसे हैं सर आप? अच्छा हूँ, आप बताइए। सर शायद याद है ना आपको, मैंने आपको एक जिम्मेवारी दी थी कि प्रस्तावना जी। कैसे लिखी जाती है, उसके ऊपर जी जी। आपका रहेगा सर ये सेशन। सॉरी, आपका शायद कार्रवाई रजिस्ट्री का था ना? हाँ, मेरा कार्रवाई रजिस्ट्रेशन का बोला था सर आपने, प्रस्तावना के लिए। ठीक है सर, ठीक है सर। कार्रवाई रजिस्ट्री के लिए सर तैयारी रखिएगा आपकी, क्योंकि उस दिन मैं मौजूद नहीं रहूंगा और वो पूरा सेशन आपको खुद लेना है, अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में। जी ठीक है जी श्रीमान जी? जी जी। ओके श्रीमान जी, थैंक यू सर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अपने आपको उम्मीद करता हूं कि आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का हेल्पलाइन नंबर मिल चुका होगा, जहां पर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं कि हम और किन किन विषयों को हम इसमें हमारी केस बुक की सीरीज में जो है समावेशित कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया के डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आपको मिल चुके होंगे, जिसमें हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक जो ग्रुप्स हैं, या एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक साथ में दिया गया है। जो संस्थाएं नई जुड़ी हैं, जिनको लगता है कि पर्सनली हमें हम कहीं भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, केवल वो लोग जुड़िएगा जो लोग पहले से ग्रुप में कहीं ना कहीं एड ऑन है, उनको तो सूचनाएं मिलती रहती है समय समय पर। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है कि अपने को 2-4 ग्रुप में जुड़ के कोई हमारे यहाँ राशन थोड़े आएगा है। सरकार राशन नहीं भेजेगी हमें उन ग्रुपों में, ज्यादा ग्रुपों में जुड़ने पे कि भाई ज्यादा ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो राशन डबल बार मिल जाएगा हमें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, वो एक बार जो है चैट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। उस चैट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। अगर आपको कोई भी असुविधा होती है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के एक व्हाट्सएप ग्रुप का आपको नंबर जो है लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के ग्रुप में जुड़ सकेंगे, जो कि आपको इंटीमेशंस जो है वो ग्रुप में एक साथ मिल जाया करेंगी। आपको पर्सनली इंटीमेशंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनको आप जो है जरूर फॉलो अप कर लीजिएगा। इनको आप फॉलो पर अगर कर लेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। चेतना सोशल फाउंडेशन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, हो गए आप अनम्यूट। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? ठीक है सर, आपकी ही तरफ से आवाज गूंज रही है, क्योंकि आपने शायद 2 मोबाइल यूज कर रखे हैं वहां पर एक ही स्पॉट पर, और मैं गलती से सोच रहा था मेरे पास जो है आवाज गूंज रही है। जी सर। जी, कैसी तैयारी चल रही है सर आपके हेल्थ प्रोजेक्ट की? बढ़िया सर। बढ़िया चल रही है। आपके वॉलंटियर्स रेडी हैं? जी बिल्कुल। वॉलंटियर्स रेडी हैं तो याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, मैसेज भी नहीं कर पाया उस समय। आपकी जी। शायद परसों की डेट है ट्रेनिंग की। जी ठीक है जी, तो उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवा दी जाएगी। वो तो शुक्र है मुझे आप सामने दिख गए दोनों भाई, तो इसलिए मैंने मुझे याद आ गया। चलिए जी, बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की ओर। कि 10 एप्लीकेशन, सभी संस्थाओं के पास पैन कार्ड है, लेकिन 10 कार्ड नहीं है। 10 कार्ड कैसा होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको ये सब चीजें जो है मैं आपको दिखा सकूं, समझा सकूं।
मेरी स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है या नहीं हो रही है, एक बार मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। हैंड रेज करके मुझे बता दीजिएगा कि हाँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस, धन्यवाद। चलिए जी, अब हम बात कर रहे थे 10 की। तो जैसे कि आप मेरे पीसी में देख पा रहे होंगे, तो मैं नहीं बल्कि आपको करना चाहिए, आप अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन ना एक जगह मेंटेन करके रखा कीजिए, उसका एक फोल्डर बना के रखिए, उस फोल्डर को आपके गूगल ड्राइव पे भी रखा कीजिए हमेशा, जिससे कि वो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेफ रहे। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला था 10 एप्लीकेशन के बारे में, और 10 एप्लीकेशन या 10 जो कार्ड है वो होता कैसे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सर क्या मेरी स्क्रीन पर 10 कार्ड शो हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है। चलिए जी, मैं वापस आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं आपको दिखा देता हूं कि 10 कार्ड कैसा होता है। चलिए जी, यस, अब शायद शो हो रहा होगा आपको। जी हाँ, अब शेयर हो रहा है आपके पास। इसे कहा जाता है आपका 10 कार्ड। इसमें आपने देखा होगा सब्जेक्ट में लिखा हुआ अलॉटमेंट ऑफ 10 डिडक्शन अकाउंट नंबर, यानी कि 10 नंबर, और यहां पर होता है आपका वो 10 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आपका वो सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, बहुत सारे पीडीएफ के अंदर मैंने एक कमी देखी है, और वो कमी हम बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं। मैं आप लोगों को ही बताना चाहूंगा, आप लोग कई बार ग्रांट एप्लीकेशन करते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उनको आप पीडीएफ में भेज देते हैं, लेकिन आपके पीडीएफ में ये जो ग्रीन टिक दिख रहा है आपको, सही का निशान दिख रहा है आप सभी को, ये ग्रीन निशान की जगह आपके में क्रॉस लगा हुआ होता है, कांटा लगा हुआ होता है, और कहीं ना कहीं आपका वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी एप्लीकेशन की रिजेक्शन का कारण बन जाता है। तो आपके पास ये जो है ना, आपको यहां से सिग्नेचर वैलिडेट करने होते हैं आपके पीडीएफ के, उसको वैलिडेट करना सीख जाइए। मैं एक आपका जो है सेशन अलग से और मैंडेट कर देता हूं कि एक दिन आपको सिखाया जाएगा कि आपके जो भी पीडीएफ आप भेजते हैं कहीं भी, उसके सिग्नेचर कैसे वैलिडेट किए जाते हैं। और बहुत सारे कंसल्टेंट जो है ना, इस ग्रीन टिक को करने के नाम के पैसे कमा रहे हैं आप लोगों से। तो ये आपको जो है सिखा दिया जाएगा कि कैसे आप अपने सिग्नेचर जो है वहां पर वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये होते हैं डिजिटल सिग्नेचर, और ये डिजिटल सिग्नेचर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पर वैलिडेट नहीं दिखा रहा है तो इसका ये मान के चलिए कि उस डॉक्यूमेंट की आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है, मैंने इंडिकेट कर लिया, मेरे पास नोट डाउन कर लिया है मैंने। बिल्कुल, हम एक दिन इस पे भी चर्चा जरूर करेंगे कि कैसे आप इस सिग्नेचर को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हर बार जितनी बार आप पीडीएफ खोलेंगे उतनी बार आपको बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका किस दिन प्रोड्यूस किया गया था, किस समय प्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर ये सारी चीज अवेलेबल होती है। तो इस सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप मेरे हिसाब से आप देख चुके होंगे कि 10 का जो अलॉटमेंट होता है उसके लिए पैन कार्ड के तरह आपके पास कोई प्लास्टिक कार्ड नहीं आता है, उसके लिए पैन कार्ड जैसा कोई आपके पास कार्ड नहीं आता है। उसके लिए आपके पास इस प्रकार का एक लेटर आता है, और उस लेटर पे आपका जो है 10 एप्लीकेशन का नंबर लिखा हुआ रहता है कि आपको जो है 10 नंबर अलॉट कर दिया गया है, उसका आपका नंबर ये है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। चलिए जी, अब 10 बनवाया क्यों जाता है, किस लिए? देखिए, जितने भी टीडीएस चालान होते हैं आपके टीडीएस सर्टिफिकेट होते हैं, आपकी टीडीएस रिटर्न्स होती हैं, टैक्स कलेक्शन करने होते हैं एट सोर्सेस पर आपको, उसके लिए इन सभी को रिटर्न पाने के लिए, इनको वापस प्राप्त करने के लिए जरूरत होती है इस 10 की। अब हमें 10 क्यों रिक्वायर्ड है? हम कहां पर बिल जमा कर रहे हैं, हम कौन सा चालान बनवा रहे हैं, हम कौन सा टीडीएस सर्टिफिकेट हमें चाहिए? बिल्कुल चाहिए श्रीमान जी। क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, बता देता हूं। आपने कुछ समय पहले मेरे मुंह से सुना होगा सेवा भोज योजना के लिए। मैंने संस्थाओं को बताया था कि ये वो स्कीम होती है जिसके अंदर
आपको आपके द्वारा भुगतान किया गया टैक्स का पैसा लंगर या भोजन व्यवस्थाओं के लिए वापस मिलता है। तो बखूबी आपको इस बात का याद होगा। तो वो जो प्रोसीजर है उसके लिए फिर आपकी जरूरत पड़ती है टैन कार्ड की। तो टैन वहां जरूरी हो जाता है आपके लिए। अब बात करते हैं, आप बहुत सारी संस्थाओं को पता होगा कि काफी सारी ग्रांट एप्लीकेशन में आजकल जो है जीएसटी को मैंडेटरी कर दिया गया है। जीएसटी चाहिए। क्यों चाहिए? जैसे अभी 1 तारीख की ग्रांट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, जो 1 तारीख को हमने आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की हुई है, आपकी रोड सेफ्टी एडवोकेसी ग्रांट। उसमें जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है वहीं पर मेन पेज पर ही कि आपका जीएसटी नंबर बताइए और उसको उसकी जो है प्रतिलिपि अटैच कीजिए। क्यों पूछा जा रहा है आपसे? क्योंकि कहीं ना कहीं उस अवेयरनेस कैंपेन के अंदर आपको जो टास्क दिए गए हैं, उस टास्क में एक महत्वपूर्ण टास्क दिया गया था कि भाई आपको जो कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनको चश्मे वितरित करवाने हैं, आपको जो 2 व्हीलर ड्राइवर्स हैं उनको आपको जो है हेलमेट का वितरण करवाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हेलमेट तो आपको खरीदने पड़ेंगे ना, ये चश्मे तो आप कहीं ना कहीं से बनवाएंगे ना, खरीदेंगे इसको। जब आप खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो बिलिंग प्रोड्यूस करनी है डिपार्टमेंट को, वो पक्के बिल होने चाहिए। और दुकानदार पक्के बिल आपको तब देगा जब आपके पास जीएसटी होगा। भाई आप तो टैक्स पे कर रहे हैं, उसको आपने टैक्स पे कर दिया, आपके पास जीएसटी नंबर है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। दुकानदार के पास तो आपने जीएसटी दे दिया, लेकिन वो जीएसटी अगर आपको वापस चाहिए आपका पे किया हुआ, तो आपके पास टीडीएस जो कटा है, आपका जो टीडीएस कटता है 2% का, वो आपको अगर वापस चाहिए आपके एनुअल अकाउंट्स में, तो उसके लिए टैन नंबर रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास जीएसटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो आपकी जीएसटी रिटर्न आया करेगी जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर, क्योंकि आप है टैक्स एग्जेम्पशन के अंदर। संस्था 12A एटीजी के अंतर्गत टैक्स एग्जेम्पशन अगर आपने ले रखा है तो ऑब्वियस सी बात वो टैक्स आपको रिटर्न आना है। लेकिन रिटर्न आने के लिए टीडीएस यानी कि आपका जो टैन नंबर है ये आपके लिए रिक्वायर्ड होगा, ये जरूरी होगा। तो बहुत सारी एनजीओस के पास टैन नहीं है। अपना टैन जो है जरूर बनवा लीजिएगा। इसकी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें होती है इसके लिए, तो वो मैंडेटरी हो जाती हैं। इन सभी चीजों का बारीकी से आप ध्यान रखिएगा। तो टैन को जरूर से जरूर बनवा लीजिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके, और भी बहुत सारे फायदे हैं। जब आप बैंकिंग सेक्टर में वर्क करते हैं, आपके बैंक में से ध्यान होगा आपको, काफी सारे लीव चार्जेस के रूप में पैसे काट लिए जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि बैंक इस प्रकार के किसी भी अनऑथराइज्ड डिडक्शन के लिए वैलिडेट नहीं है आरबीआई से। बैंक आपके किसी प्रकार के पैसे नहीं काट सकता, लेकिन वो आपके पैसे काट लेते हैं। कभी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया इसके नाम पर, कभी लीव चार्जेस के नाम पर, कभी एनुअल चार्जेस के नाम पर। तो ऐसे में जब आप कोई कंप्लेंट अपनी प्रोसीड करते हैं और वो पैसा आपको वापस चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये फिर काम आएगा आपके। तो ऐसी काफी सारी जगह हैं जहां पर आपका टैन एप्लीकेशन आपके बहुत काम आता है। और पैन अगर आप बनवा रहे हैं और आप एक रजिस्टर्ड फर्म है, देखिए मैंने पर्सनल के लिए नहीं कहा, आपके पास अगर अपना पर्सनल पैन कार्ड है तो आपको टैन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लीगल एंटिटीज होती हैं, चाहे वो संस्था हो, कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, आपकी चाहे वो जो है प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो, ठीक है, जहां हम बात करते हैं एक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, डेट ऑफ बर्थ की नहीं, है ना। डेट ऑफ बर्थ होती है पर्सनल व्यक्ति के लिए, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है किसी भी जो है एंटिटी के लिए। तो जहां पर आप एंटिटी रजिस्ट्रेशन या एंटिटी पैन कार्ड ले रहे हैं, तो वहां साथ ही साथ आपको जो है अपना टैन नंबर भी लेना चाहिए हमेशा, ये मैंडेटरी होता है। चलिए मैं इस स्क्रीन को आपके साथ जो है हटा देता हूं। अब हम बात करने वाले हैं अपनी टैन एप्लीकेशन के बारे में। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। हमें गूगल पर जाना है और डायरेक्टली आपको जो है टाइप करना है ऑनलाइन टैन एप्लीकेशन। डायरेक्टली आप टाइप करेंगे ऑनलाइन टैन एप्लीकेशन। और मैंने आपको बताया था, कल भी आपको मैंने समझाया था कि जब भी आप पैन या टैन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी करते हैं तो सबसे विश्वसनीय जो साइट है वो है एनएसडीएल की, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की, है ना। तो वहां पर आपको डायरेक्टली जाना है। यहां जाने के बाद आपको देखिए दिख भी रहा होगा कि इसकी प्रोसेसिंग फीस जो है वो मात्र सारी चीज बताई हुई है। इसके लिए फॉर्म 49B भरा जाता है जिसको आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि गलती से फॉर्म में कुछ गलत भर दिया गया, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। ये अच्छी फैसिलिटी है इसके अंदर, है ना। ध्यान रखिएगा, अगर आप गलती से 2 बार 10 अप्लाई कर देते हैं तो ऐसे में 10,000 की पेनल्टी भी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। कल मेरे पास एक सज्जन का फोन आया कि सर मैंने आपकी वीडियो देख ली और जोश जोश में जो है फॉर्म भर दिया, उस फॉर्म में मैंने जो है पैन कार्ड में फिर से गलती कर दी। मैं कह बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। एटलीस्ट थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखा कीजिए। और आपको कई बार बताया गया है कि वीडियोस को पहली बार सिर्फ समझने के लिए देखिए, पहली बार सिर्फ सुनिए कि उसमें किस टॉपिक के ऊपर चर्चा की गई है। दूसरी बार ये समझिए कि उसके अंदर क्या क्या मांगा गया है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तीसरी बार मिलान कर लीजिए कि वाकई में जो वहां चीज मांगी गई है आपने नोट डाउन कर ली है कि नहीं कर ली है। चौथी बार उन सभी जो आपने नोट डाउन चीजें की थी उनको अपने पास एक बार रेडी कर लीजिए। रेडी करने के बाद 5वीं बार वीडियो देखते हैं उनसे मिलान कर लीजिए कि जो जानकारी वहां मांगी जा रही वो आपने वहां पर ढंग से जो है नोट डाउन की है कि नहीं की है। क्योंकि जब आप अपनी चीज को 4 या 5 बार रिपीट करते हैं ना तो अपनी गलतियां पकड़ में आ जाती है। उसके बाद 6ठी बार बैठिए, क्योंकि 5 बार आप वीडियो देख चुके हैं, अब आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप साइट पर डायरेक्टली जाएंगे और उस चीज को फिल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। डाटा आपके पास तैयार है, आपने जो डाटा तैयार किया हुआ। यही प्रोसीजर ग्रांट एप्लीकेशन में करना चाहिए। हम जोश जोश में जो है फटाफट ग्रांट एप्लीकेशन लगा देते हैं, फिर बैठे रहते हैं जवाब आएगा जवाब आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है अपने को। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है अपनी आपको एक कंफर्मेशन स्क्रीन भी दिखाई जाएगी जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं अपनी, कि आपके द्वारा ये जानकारी भरी गई है। अगर आपको लगता है कि वो जानकारी सही है तो आपको इसको सबमिट करना है। ठीक है जी। यहाँ पर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है अगर आप लेफ्ट हैंड थंब का यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई सिग्नेचर अगर ऐसा है जो थंब यूज कर रहा है तो उसे नोटरी पब्लिक से अटेस्ट वगैरह करवा के लाना होगा डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन आपके होने चाहिए सब कंप्लीट। ठीक है जी। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर देखिए 10 एप्लीकेशन के लिए चार्ज जो है वो सिर्फ 65 रुपए है, यानी कि 55 रुपए एप्लीकेशन चार्ज और बाकी का जीएसटी। कल मैंने आपको बताया था कि पैन एप्लीकेशन के लिए 107 रुपीज का कुछ चार्ज कटता है केवल। ठीक है, 94 रुपीज में एप्लीकेशन का होता है, बाकी का टैक्स का होता है। तो ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है ये। ठीक है, आप किसी जो है टेक्निकल पर्सन से करवाएंगे ज्यादा से ज्यादा वो 100, 150, 200, 250 रुपए ले लेगा, है ना। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप किसी टेक्निकल पर्सन से ही हेल्प ले। और जहां तक पूरी कोशिश, अगर आप 7 बार 5 बार वीडियो देख के बना रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर 100, 250 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका काम 65 रुपए में हो जाएगा अगर आप बारीकी से समझ के काम कर रहे हैं तो। चलिए जी, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से जो है आप इसकी पेमेंट वगैरह सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के अंदर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट, एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी के रूप में आप हैं, इंडिविजुअल या ब्रांच ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस के रूप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप तो सेल्फ को आपको डिक्लेरेशन देना होता है। हिंदू इंडिविजुअल फैमिली जो होती है, एचयूएफ जो होते हैं, उनको अपने कर्ता के रूप में देना होता है। एनी पार्टनरशिप फर्म में जो है कोई भी पार्टनर साइन करेगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखिए यहाँ पर आ गया हमारा कॉलम, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि ट्रस्ट, है ना। इसके अंदर ऑथराइज जो सिग्नेचरी होता है, जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 140 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्टी के रूप में वहां पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, आपका ऑथराइज सिग्नेचर के रूप में जो व्यक्ति है वो अपने डॉक्यूमेंट से उसको वेरीफाई कर सकता है। चलिए जी, डॉक्यूमेंटेशन जब आपको एप्लीकेशन आप फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन जो है फिजिकल सबमिशन के लिए भी भेजनी होती है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया होता है। ठीक है, पैन एप्लीकेशन में भी सेम रहता है, याद रखिएगा। पैन एप्लीकेशन में अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देते हैं उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है उसको सेल्फ अटेस्ट वगैरह करके ना उसको पूरी फाइल बनाकर और इस एड्रेस पे आपको जो है कोरियर करनी होती है। उसके बाद आपको जो है अपना जो भी प्रोसीजर है वो आपका फिर कंप्लीट माना जाता है। चलिए जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया हमारे पास अप्लाई फॉर ए न्यू 10। तो 10 करेक्शन तो मेरे ख्याल से किसी का इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आप फाइल करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ आनी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो है न्यू 10 पर आपको जो है अप्लाई करना है। ठीक है जी। और अगर आप डीएससी यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डीएससी यूजर्स, यानी कि जो सेक्शन 8 वाले हैं उनके लिए प्रोसीजर थोड़ा सा और आसान हो जाता है। आपको जो है आपका डीएससी चाहिए तो डीएससी से आप इसको डायरेक्टली जो है कंप्लीट कर सकते हो। उसमें बताया हुआ है कि आप जो है पहले
यूटिलिटीज को डाउनलोड कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। देन आफ्टर आपको जो है जैसे आपकी हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो आपकी यूटिलिटी जो आपका डीएससी या डिजिटल सिग्नेचर का जो डोंगल है आपका, उसके माध्यम से आप इसको ऑनलाइन खुद फाइल कर सकते हैं। चलिए हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल में आपको देखिए यहाँ पर पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। एसोसिएशन ऑफ पर्संस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एसोसिएशन ऑफ पर्संस में यहाँ पर दिया हुआ ट्रस्ट है ना, तो ये ट्रस्ट आपको जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये आपने सिलेक्ट कर लिया। देन आफ्टर आपको आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ा देती है। यहाँ पर आपको अपना एरिया कोड सिलेक्ट करना होता है, एओ टाइप सिलेक्ट करना होता है, रेंज कोड सिलेक्ट करनी होती है और एओ नंबर सिलेक्ट करना होता है। ये सब चीजें अगर आपको नहीं पता लगे कि कैसे सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए डोंट नो एओ डिटेल्स, अगर आपको एओ डिटेल्स नहीं पता है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक हियर पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये इंटरफेस ये पैन कार्ड में भी जरूरी होता है, मैंने आपको बताया था कि एओ डिटेल्स भरनी होती है, तो ये डिटेल भरने के लिए यहाँ पर एक लिंक दिया गया होगा आपको क्लिक हियर का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक चीज खुल के आ जाती है आपके सामने। अब इसमें से करना कैसे, जैसे मैं जो है झज्जर रेंज के अंदर हूँ, है ना, मेरा जिला है झज्जर, तो मैं पहले जे ऑप्शन पर जाऊंगा। जे पर जाने के बाद देखूंगा कि क्या यहाँ पर झज्जर अवेलेबल है, नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपका जो रेंज बोली जाती है, जैसे कानपुर की अगर मैं बात करूं, कानपुर से लेकर अलीगढ़ वगैरह इन सब की एक जो सेंटर लगता है वो लगता है आगरा का, है ना। ऐसे ही हमारे इस लोकल एरिया का लगता है रोहतक। तो जैसे ही मैं आर पे क्लिक करूंगा ना तो देखिए यहाँ पर रोहतक अवेलेबल आ गया मुझे, है ना। इस रेंज शब्द को प्रॉपरली रूप से कुछ बोला जाता है, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, खंड बोला जाता है या कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर शब्द यूज किया जाता है। अगर किसी को पता है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। संभाग, सॉरी, हाँ, किस संभाग से आप आते हैं तो संभाग के बारे में सिलेक्ट किया जाता है इसको। तो मैंने जैसे ही अपना रोहतक संभाग सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए काफी सारी चीजें आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पर सर्च करूँ भाई रोहतक झज्जर बहादुरगढ़, तो मेरा बहादुरगढ़ लगता है, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरा ये वाला है ना। इसको मैंने सिलेक्ट किया और सबमिट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये चीजें फिल हो गई, NWR WT 74 और 2। अब मान लीजिए हमारे सामने है चेतना सोशल वेलफेयर फाउंडेशन वाले, इनका लगता है कानपुर। चलिए जी, अब एक बार देखते हैं कानपुर के लिए हमें क्या करना है। के पर गए हम, के पर जाने के बाद हमें यहाँ पर कन्नौर कानपुर। चलिए जी, कानपुर के अंदर अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 3-4 चीजें दिखा रहा है। इसमें एरिया और ज्यूरिडिक्शन नहीं दिया हुआ हमें कोई भी, तो एओ नंबर 1, 2, 3 मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां फाइल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। कई बार क्या होता है यहाँ पर एरियाज जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, जैसे मैं अभी एक बार आपको दिखा देता हूँ आपको। आगरा में हम चलते हैं, देखिए अब आगरा में क्या बताया गया है आपको कि इटावा वाले, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा और औरैया डिस्ट्रिक्ट जिनके हैं वो तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा एन से जेड अल्फाबेट, है ना, एन से जेड अल्फाबेट वाले आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर एन से जेड वाले जितने भी हैं वो लोग ये सिलेक्ट करेंगे। ए से एम वाले ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है TDS ऑफ अल्फाबेट A to M ऑफ आगरा, है ना। तो आगरा का जो ए से लेकर जो लेटर स्टार्ट होता है उसका M तक के लोग जो है वो ये सिलेक्ट करेंगे। और इन्हीं एरियाज में एन से लेकर जेड जो अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं उनके अंदर ये लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ घाटमपुर की, घाटमपुर में जी यूज होता है ना। अब जी आता तो है बिल्कुल आपका, तो जी सॉरी, अगर मैं लखनऊ की बात कर रहा, इसकी जगह मान लीजिए अगर आगरा की जगह यहाँ पर लखनऊ या कानपुर होता और वहां अगर ये लेटर दिए गए होते भाई A to M, तो इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमारा लिखा हुआ कानपुर, तो कानपुर के अंदर एक एरिया पड़ता है घाटमपुर, तो घाटमपुर वाले इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जी जो लेटर आता है वो A से M के बीच में आता है। बात समझ गए आप इस चीज को, क्लियर है सभी को। जो लेटर्स आपको बताएंगे, ये जो डिस्ट्रिक्ट बताएंगे ना, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा और औरैया, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब आपका कोई भी ऐसा लेटर है जो ए और एम से स्टार्ट हो रहा है, आपकी जो तहसील लगती है, जो जिस एरिया से आप हैं, जैसे बहादुरगढ़ से हूं मैं, तो मैं इसको बी यहाँ सेलेक्ट करता अगर बहादुरगढ़ मेरा इन एरिया में होता तो, है ना। अगर जो है कोई और लेटर होता मेरा एम से लेकर जेड तक का, तो मैं इसको सिलेक्ट करता। तो इस प्रकार से आप एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें खैर कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आपकी फाइल गलत भी चली जाती है इसके माध्यम से, तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है वहां से।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज को बड़ी बारीकी से आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि व्हाट इज द एरिया कोड या एओ डिटेल फॉर माय पैन एप्लीकेशन इन बहादुरगढ़, या जो भी आपका एरिया, तो वहां गूगल पे भी दिखा देता है कि आपको क्या क्या चीजें डाली है। सारे लेटर्स आपको वहां डायरेक्टली दिखा देगा, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं एप्लीकेशन की ओर। इस एप्लीकेशन के अंदर देखिए सारी चीज गायब है। यहाँ से कोई भी चीज आप फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सीधा सीधा नाम आता है, नेम ऑफ द फर्म या एसोसिएशन ऑफ द फर्म का। तो यहाँ पर आपको अपनी संस्था का नाम डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ XYZ ट्रस्ट। ठीक है जी। सेक्शन 8 वालों के ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, पेन के साथ 10 एप्लीकेशन ऑलरेडी आती है। अगर नहीं आई हुई है तो उसको देख लीजिएगा। नेम या लोकेशन ऑफ ब्रांच, आपकी ब्रांच की लोकेशन क्या है? तो मैं यहाँ पर देखिए बहादुरगढ़ कर देता हूँ, ये मेरी ब्रांच की लोकेशन है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद जो है स्टेट वगैरह सेलेक्ट करके, और मुझे इसको जो है ईमेल आईडी डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है, और उठाकर इसको जो है यहाँ पर देखिए नेशनैलिटी ऑफ डिडक्टर। अब डिडक्टर जो है वो उसकी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन। इंडियन होने के बाद आपका जो है कोई अगर एग्जिस्टिंग, आपका देखिए यहाँ पर पैन नंबर ये पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। अगर कोई एग्जिस्टिंग टैन नंबर है या टीसीएस है तो उसको आप भर सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ चौथा पॉइंट जो है हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है वो यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि ये दोनों चीज लिंक होकर आती है हमारे पास। ठीक है जी, वो आपको डाल देना। वेरीफाइड टुडे में यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट आ रही है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना होता है, जो व्यक्ति ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में इसको साइन कर रहा है। तो यहाँ पर अपना नाम भरेंगे। कैपेसिटी एज, इसमें आप डालेंगे एज के अंदर, अगर आप डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर लिखेंगे, अगर आप जो है प्रेसिडेंट हैं तो प्रेसिडेंट लिखेंगे, आप ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी लिखेंगे, आप जो है कैशियर हैं, सॉरी जिसे हम बोलते हैं अपना हाँ कैशियर, कोषाध्यक्ष है ना, ट्रेजरर, सॉरी, तो ट्रेजरर हैं तो आप यहाँ ट्रेजरर डालेंगे। जो भी आपकी वहाँ पोस्ट हो आपकी संस्था के अंदर, वो आप यहाँ पर जो है फिल करेंगे। अगर आपकी कोई जीएसटी है, देखिए यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि जब आप जीएसटी फाइल करते हो तो टीएस आपका आएगा कट के ऑटोमेटिकली। अगर आपकी संस्था पे आपने जीएसटी ले रखी है तो जीएसटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जीएसटी नंबर आप यहाँ जरूर फिल कीजिएगा अगर आपने ले रखी है। नहीं ले रखी है तो बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी, यहाँ पर आपकी बात आती है फिर पेमेंट की, कि पेमेंट आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से आप जो है अपनी नेट बैंकिंग के माध्यम से इसको सबमिट करके आप इसका पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। और जैसे आप पेमेंट का भुगतान कर देंगे, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप बनकर आ जाएगी। उस स्लिप के साथ आपकी संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी वगैरह ये सब लगाकर आपको जो है भेज देना होता है। रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगेगी साथ में संस्था का पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, और जिस व्यक्ति ने ऑथराइज सिग्नेचरी के रूप में साइन किए हैं उसके आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, मेल आईडी, मोबाइल नंबर उस पर लिख के, और आप उसको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट होगा उसके साथ आप उसको डाक करवा दीजिएगा। आपके पास जो है 3 या 4 दिन के अंदर एक मेल आ जाएगा। उस मेल में आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिकली उसमें रहेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में एक डाक भी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आपने चार्जेस पूरे यहाँ पर जो है डिडक्ट करवाए हैं। तो ये था आपका 10 एप्लीकेशन। बहुत इजी प्रोसेस रहता है, कोई भी व्यक्ति खुद कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस वाली चीजें नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये एरिया टाइप में गलत सेलेक्ट कर जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़े इजीली आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। उस रेंज के अंदर जो आपका एरिया लगता है उस एरिया को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। उस एरिया का नाम अगर वहां दिख रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर नीचे किसी को भी क्लिक कर देंगे तब भी वो अपने आप कमिश्नरेट वो है ना चेंज करके ऑटोमेटिकली वहां भेज देता है। इनकम टैक्स के जो भी व्यक्ति होते हैं तो आपस में चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाता है वो। क्योंकि अगर आपका पिन कोड सही है, एड्रेस अगर गलत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एड्रेस में एक आधा शब्द आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पिन कोड सही है तो डाक आपकी सही जगह जाएगी, है ना। तो वही चीज इसमें होती है, अगर आपने जानकारी एक बार जो है दी हुई है वो बिल्कुल सही है, तो इनकम टैक्स कमिश्नरेट जो है आपस में कई ऑफिस होते हैं, आसपास भी होते हैं, तो वो इधर उधर फाइल चली जाएगी आपकी, उससे कोई दिक्कत नहीं, वापस वो अपने आप सही जगह पर पहुंच जाएगी। तो ये आप जो है जरूर कर लीजिएगा। 10 एप्लीकेशन बहुत सारी संस्थाओं के पास नहीं है, और आने वाले समय में जो हम जितनी भी ग्रांट एप्लीकेशंस की बात करेंगे, आपको शायद नहीं पता हो, अभी भी ग्रांट एप्लीकेशंस जो है लगातार चैनल पर चल रही हैं। रोज एक ग्रांट एप्लीकेशन नई डाली जा रही है। इस साल में हम 2 ग्रांट एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, तो उनको देखना मत भूलिएगा, उनको आपस में शेयर करना मत भूलिएगा। मैं अब इस सेशन में कुछ सवाल ले लेता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न है संबंधित काम से रिलेटेड तो मुझसे प्रश्न कर सकता है। सबसे पहले मेरे पास जो हैंड रेज आया हुआ है वो है संगात चैरिटेबल ट्रस्ट। अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट, एक बार सर फिर से हैंड रेज कीजिए आप।
जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए सर। जी सर। प्रश्न रखिए सर आपका। जी सर। सर प्रश्न क्या है आपका? सर मैंने प्रश्न नहीं किया है अभी। सर बिना प्रश्न के हैंड रेज मत किया कीजिए। जी जी चलिए जी म्यूट कर सर। लीजिएगा। जी सर। ओपनिंग फाउंडेशन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ओपनिंग फाउंडेशन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओपनिंग फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बेवजह हैंड रेज मत कीजिए, फिर जब आप नहीं सुन पा रहे हैं मुझे या आप अवेलेबल नहीं है तो बेवजह हैंड रेज मत कीजिए प्लीज। ओपनिंग फाउंडेशन, लास्ट कॉल फॉर यू। चलिए जी, Realme 2 Pro। हेलो जी सीमा जी। हेलो सर, आप रेंज में नहीं हैं, आप रेंज में आ जाइए। आपकी आवाज बहुत मतलब जो है बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग, डिस्टर्ब आ रही है। आप रेंज में नहीं है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप पहले रेंज में आइए। ओपनिंग फाउंडेशन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप रेंज में आने के बाद बात कीजिएगा। चलिए जी, मनीष यादव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ सर, जी मतलब जीएसटी लेना कंपलसरी है? सर देखिए, जीएसटी लेना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन ले लीजिए। बहुत सारी एप्लीकेशन, जो ग्रांट एप्लीकेशन हो रही हैं, उसमें जीएसटी अब रिक्वायर्ड किया जा रहा है, तो ले लीजिए, कोई समस्या नहीं उसमें। ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है, चलिए। ओप्पो A5, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओप्पो A5 जिन्होंने रेज हैंड किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। ओप्पो A5। हेलो जी सीमान जी। हेलो। जी हाँ सर, सीमान जी, आवाज आ रही? बताइए। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ सर, मैं मेरा पेन आया है। जी हेलो। हाँ, मेरा पेन आया था जब मैं, मेरा सेक्शन 8 कंपनी है। ओके। तो सर जब पेन तो शुरू से नहीं आया, फिर जब मैं यहाँ पे आया ना सर, नहीं फिर मेरे को क्या किया, वो नहीं आया, आया था बोले और बोला, फिर बाद में वो नहीं पहुंचा था मेरे पास। फिर सर मेरे को जब वहां से देखे तो वो जो जो लोग पैन कार्ड बनाते हैं सर। हेलो। जी जी जी। हाँ, पैन कार्ड जो बनाते हैं, फिर मेरे को एक तो फॉर्म निकाले, उस फॉर्म से फिर सील साइन दोनों डायरेक्टर का दे के फिर भेजे, तो फिर आया उसके बाद। प्रश्न क्या है सर आपका? प्रश्न बताइए। सर उसमें मेरा कुछ गलती तो नहीं हुआ होगा, जो कि पैन कार्ड तो आ चुके हैं मेरे पास, पहुंच चुके हैं। 10 आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं, 10 नंबर भी आ गए, दोनों जी, आए हैं। हाँ, पेन पेन भी आया है, 10 भी आया है। आ गया ना 10 पहले पहुंचा। सर? 10 पहले और हाँ आ पहले और गया, बाद अच्छा। से मतलब नहीं है, आ तो गया ना आपके पास। हाँ हाँ, आ गया आ गया सर। ठीक है, चलिए जी। सर प्रश्न दिया कीजिए हमेशा। ठीक है जी, प्रश्न दिया कीजिए। प्रिंस पांडे जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। हाँ सर। जी शिवाजी, बताइए। सर जो 4 नंबर और ये है पैन नंबर डालने एंट्री करने के लिए, जी तो उसमें सर ऑथराइज पर्सन का पैन नंबर डालना है या संस्था का? सर, संस्था का पैन नंबर डालना है आपको। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, संस्था का पैन नंबर डालना है आपको। और ये कैपेसिटी वाले में जो ऑथराइज पर्सन है उसका जो डेजिग्नेशन होगा वो डालना होगा ना? हाँ, सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, आई या वी का जो नाम दिया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ जी पर जब इसका आप नाम डाल रहे हैं ऑथराइज पर्सन का, उसमें जी। कैपेसिटी एज, उसमें आप उनका वो पद डाल देना है।
प्रेसिडेंट है, ट्रस्टी है, क्या है, ये चीज डाल देनी है। यहाँ पर पैन नंबर नहीं डलेगा। ठीक है जी, ठीक ठीक है सर। रेशमा खान जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, दोबारा रेज हैंड कर दीजिएगा, नहीं हो पाई आपके पास रिक्वेस्ट। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, एक्चुअली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हमें 12 ATC पहले करवा लिया है। हाँ, तो अब अगर 10 अप्लाई कर रहे हैं तो कोई इशू है इसमें? नहीं, उससे कोई इशू नहीं होता, इससे कोई इशू नहीं है। आपका कोई डॉक्यूमेंट पहले बन चुका है नहीं बन चुका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, जिन संस्थाओं के अभी तक पैन नहीं बने हैं, पैन कार्ड नहीं बना है, वो 10 अप्लाई करने मत लग जाना। पहले पैन बनवाना, फिर 10 अप्लाई करना। पैन तो है, जब ऑर्गेनाइजेशन बस, रजिस्टर्ड बस, हुआ था बस, तभी बनवाया था। फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आपके 12 ATC से इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है जी, आई थिंक सो सभी के प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको लिस्ट में ढूंढ रहा हूं, बिल्कुल अनम्यूट हो जाइए दादा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार दादा। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। सर, एक भूला भटका सवाल आ गया, मैं एक बार ले लूं फटाफट। हाँ, द फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो, नमस्कार सर। जी बताइए मैम। सर, मेरा एक मेंबर है ना, वो अपना ये लंगर सेवा दे रहा है और उसने GST लागू कर रखा है और अब अपने ट्रस्ट का नाम भी दे दिया उसने, द फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से भी लंगर शुरू कर दिया। तो अब 10 फार्म बनवा रहे हैं, तो उसका फायदा अभी मिलेगा या बाद में मिलेगा? अभी नहीं मैम, अभी नहीं। ठीक है, आपको जब लंगर सेवाएं देते हुए 3 साल से ज्यादा का समय हो जाता है, ठीक है, उसका एक प्रोसीजर होता है बकायदा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार सेवा भोज योजना की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको जो वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है जी, उसको आप सुन लीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी दादा। हाँ सर। सर प्लीज, जो हमारा फॉर्च्यून 500 का जो टारगेट है, वो आई थिंक सो अब एनजीओ जो है बेसिक से सब कुछ सीखते जा रहे हैं, और अब हम राष्ट्रीय जो महासंघ के द्वारा जो है टास्क की जो है गतिविधि है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो वो कितनी कारगर रहेगी संस्थाओं के लिए, और फॉर्च्यून 500 एनजीओ जो हमें डेवलप करने हैं, उसके लिए क्या आपके सर इस संबंधित विचार क्या है आपका, उस पर थोड़ा सा सर आप लोगों से एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए उस चीज को। ठीक, ओके सर। सभी साथियों को नमस्कार। सर, जैसा भी सर ने आपको बताया, हम लोग फॉर्च्यून 500 फादर एनजीओ, नॉट मदर एनजीओ, एक फादर एनजीओ का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं महासंघ। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आप लोगों का साथ, और साथ के साथ आपको विश्वास के काम भी करना पड़ेगा। देखिए, ये नहीं है कि सारा काम महासंघ करेगा। अब आपको यहाँ ABCD इतनी बारीकी जानकारी भी दी जा रही है, मगर इसमें आपको थोड़ा हमारा साथ देना पड़ेगा। इसके साथ ही जो फादर एनजीओस है ना, शायद आप लोगों ने जो कुछ साथी जो भी काम कर रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। क्यों? जो कि हमारा जो बेसिक होगा ना, जो आपकी बैलेंस शीट, अभी जो आपकी बैलेंस शीट हजारों या लाखों में बन रही होगी। देखिए, हमारा जो टारगेट है जो फॉर्च्यून 500 एनजीओ का, कम से कम, अभी देखिए मैं तो बहुत बढ़ाने की कह रहा था, मगर सर नहीं मान रहे कि नहीं एकदम, अभी जो एनजीओस हैं भाई, अभी लाख भी नहीं किसी का पहुंच पा रहा, किसी का 2 लाख है, किसी का 20,000 में ही है। तो मैं चाह रहा था कि जो हमारी सुपर 500 एनजीओ बने ना, उसमें कम से कम जो अचीव करने वाली एनजीओ 10 CR, हमारा उन 500 जो फादर एनजीओ है ना, 10 CR से नीचे फादर एनजीओ का कोई मतलब नहीं। जब 10 CR आपका वो होगा, वेल्थ होगी, आपकी बैलेंस शीट होगी, तो आपको लगेगा, आपको भी लगेगा आपको ग्रांट्स वगैरह कहीं से आके आपने करना है। देखिए, करके मैं अपना ही बताऊं, क्योंकि मेरे को भी यादव जी ने टारगेट दिया है, मुझे इस साल में, इस फाइनेंशियल में 10 CR अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। तो जैसा सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि मुझे 10 CR का वो करना है, क्योंकि तो मैं भी सभी साथियों से, आप जितने भी हमारे यहाँ अभी देखिए, हमारी 51 एनजीओ इस समय सुन रही है, सभी से मेरा तो यह है कि भाई हम सभी 51 एनजीओ को एक टारगेट लेके चलना है। एकदम तो नहीं, कुछ लोगों ने, मेरा तो मैं काफी समय से कर रहा हूँ, मगर इस साल 2022-23 ना सही तो 23-24 में आपको एक टारगेट करना है, 10 CR क्रॉस करना है।
आपके साथ महासंघ खड़ा हुआ है। इसके लिए जो आपको अभी जो केस बुक के माध्यम से जानकारी दी जा रही है, अभी प्रस्तावना दी जा रही है, और इसमें एक ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। आप लोग एनजीओ चला रहे होंगे, कुछ लोगों ने सुनी होंगी, पर जो बेसिक अभी मैंने वर्कशॉप में देखा बहुत कम लोगों को जानकारी थी, पर एनजीओ काफी टाइम से खोल के बैठे थे। तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हम लोगों का एक टारगेट है कि जितने भी हमारे महासंघ से एनजीओ जुड़े हुए हैं और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए आजकल जमाना ना मेहनत का, हार्ड वर्क का तो है, मगर मेहनत जो है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट मेहनत करनी है। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क। जितना हम स्मार्ट वर्क करेंगे उतना हम लोग अचीव करेंगे। क्यों मेन चीज आ रही है बेसिक। बेसिक में क्या है, हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट इस समय फाइनेंशियल, क्योंकि जहां हमारे पास फंड्स अवेलेबल ना होने के कारण हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। सोशल के जो है अनिल कुमार जी, हरिओम जी और ये कुछ लोग हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इनकी मेहनत है, मगर एक फंड रेज नहीं कर रहे। भाई देखिए आप लोग मेहनत करने को, रिक्शे वाला बहुत पूरे दिन मेहनत करता है, मगर क्या वो एक फाइनेंशियल स्ट्रांग हो पाता है? नहीं। मगर एक कॉर्पोरेट में बैठा हुआ स्मार्ट मेहनत करके एक बहुत अच्छी सैलरी लेता है। तो इसीलिए हमने अपनी एनजीओ को, जो ये अभी केस बुक के माध्यम से चल रही है, और अभी एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर जो खोला हुआ है, अभी खोलने जा रहा है महासंघ, जिसमें आप आइए, उसमें सीखिए। देखिए आपको पड़ेगा ना आपको पड़ेगा, करवा देगा महासंघ, हम आपके साथ हैं। हम आपको ये दिखा देंगे कि इसमें से कुछ एनजीओ देखिए जो हमारे साथ चलेंगे, उनको मैं गारंटी इस बात की देता हूँ कि आप लोगों को 10 CR हमने कंपलसरी क्रॉस कराना है। जब तक हम 10 CR क्रॉस नहीं करेंगे, हम भी भाई आपको साथ बस यह है, दिन रात आपसे मेहनत कराएंगे। मैं अपनी आप बात बताऊं, सर ने मुझे टास्क दिया हुआ है फंड रेजिंग का, आप लोग ग्रुप में देख रहे होंगे, मेरी टीम आज भी काम कर रही है। मैं घर पे बैठा हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मगर मेरी टीम आज भी काम कर रही है। काम करेंगे तभी कुछ पैसे आएंगे। देखिए सर बेसिक चीज, कुछ लोग कहते होंगे भाई मैं बार बार पैसे की बात करता हूँ, फंड की बात करता हूँ। देखिए फंड, सबसे ज्यादा जरूरत हमें आज फंड की है। अगर फंड होगा ना तो हमारी एनजीओ भी अच्छी चलेगी, हमारा परिवार भी अच्छा चलेगा, सब कुछ चलेगा। उसके लिए आपका हमें साथ चाहिए, स्मार्ट मेहनत चाहिए। उसके लिए कुछ अभी साथी, हाँ एक पॉइंट में आपको बताऊं, कुछ हमारे साथी जो ठीक है, मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी कोई भाई हाईली क्वालिफाइड नहीं हूँ, मगर मैंने सीखी, एक लगन है, एक काम का एक बेस है कि एक लगन ठानी हुई है, कसम खाई हुई है, इस साल इस टारगेट को अचीव करना है। कुछ साथी हमें बार बार कॉल करते हैं, यादव जी को भी करते हैं, सर हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता। अरे भाई कंप्यूटर चलाने नहीं आता, मोबाइल तो आता है। घर में आपके परिवार में बच्चे होंगे, बच्चों से सीखिए। सभी अपने घर पास ये जल्दी से जल्दी, आप लोग देखिए सब लोग हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम कुछ दिनों में सबको वो एक आपको बताएंगे, एक साइट का नाम आप वहाँ सभी डालिए, वो लैपटॉप दे रही है। एक कंपनी सबको पुराने अपने लैपटॉप दे रही है, कंप्यूटर दे रही है, हम लोग ले लेनी है। आप लोग वहां से अपने आप को रजिस्टर कर दिए, एक एक दो दो, शायद हमें सारी एनजीओ को, अभी एक मेरे एक जानकार है, उनको उन्होंने 10 कंप्यूटर दिए हैं, 1 साल पुराने। आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता होगा उस साइट का, अभी क्योंकि वो उसका दिन जिस दिन केस बुक में आएगा उस दिन हम आपको बताएंगे कि आप वहां अपने आप को रजिस्टर करिए। मोबाइल से नहीं, आपको कंप्यूटर चलवाएंगे, आपको क्या कहते हैं, लैपटॉप दे रही है, कंपनियां दे रही हैं, आपको परचेज नहीं करवा रहे, केवल आपको डोनेशन से दिलवाएंगे, बशर्ते आप हमें साथ दें। हमें अब आपका साथ चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। देखिए जो हमारे साथ साथी सोच तो रहे हैं कि हम फॉर्च्यून 500 में आ जाए और सीखने का काम नहीं करेंगे, तो शायद हम उन्हें अपने साथ नहीं ले पाएंगे। हमारा तो सीख है भाई, करना पड़ेगा आपको, करना आपको पड़ेगा, आपको टीम रखनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काम की गारंटी हम देते हैं, काम आपको मिलेगा, काम दिलवाएंगे। फंड रेजिंग अभी शुरू करने वाले हैं, फंड रेजिंग भी कराएंगे। दूसरा, अभी हमारी कुछ सीटें बची हुई है। देखिए आप लोगों के उससे, ये मिर्जापुर में जो हमारी वर्कशॉप होने जा रही है 11-12 फरवरी को, आप लोग आइए। बहुत सी नई जानकारियां, बहुत सी कुछ जानकारियां जो हम आप लोगों को वेबिनार के माध्यम से नहीं दे पाते, सिखाएंगे।
आपको सीखना है। अब कोई सोचे कि नहीं मैं तो इस एज में आ गया, मुझे तो छोटी छोटी बात। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास भी 10 नंबर नहीं है। मुझे जो यादव, मेरे को भी इतने दिन हो गए आज एनजीओ चलाते हुए, मेरी एज 56 है, मुझे एनजीओ चलाते हुए 30 साल हो गए। जो यादव जी के माध्यम से मैंने अभी जानकारी ली है, शायद मैं 30 साल में नहीं सीख पाया। मैं आज भी सीख रहा हूँ यादव जी से, मैं डेली सीख रहा हूँ कि क्या क्या ये यादव जी की देन है कि जो आज मेरी टीम वहां काम कर रही है। मैं जितना यादव जी से सीख रहे, देखिए क्या है, सीखने की लगन। आपको एक सीखने की ललक अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ करना है तो सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप चाहें कहें कि भाई हम फॉर्च्यून 500 में आ जाएंगे, नहीं होगा सर। फॉर्च्यून 500 में लाने के लिए अभी कुछ अगर आप लोग वेबसाइट देख रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, तो कोई जगह 3-3 दिन की ट्रेनिंग के 30,000 रुपए ले रहे हैं, 30,000 रुपए लोग दे रहे हैं। मगर ये आपको महासंघ 2 दिन की वर्कशॉप के 999 1,000 रुपए में आपको 2 दिन की वर्कशॉप दे रहे हैं। आपको सीखना पड़ेगा। आइए इसमें आप लोगों को और भी आप लोग हमें सुझाव, एक सबसे बड़ी बात नहीं, आपको किस टाइप की किस टॉपिक आप लोग हमें बताएं, हम आपको यादव जी वीडियो बताएंगे, मैं भी और जानकारी लूंगा। अभी जैसे टीम की फंड रेजिंग की, कोई आदमी जानकारी चाहता है कि फंड रेजिंग कैसे होती है, कहाँ से होती है, फेस टू फेस कैसे, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मेरी टीम काम कर रही है, बशर्ते आप जानकारी मांगेंगे तो ना। अब आप लोग जानकारी नहीं मांगेंगे तो हम कहाँ से दें? कुछ साथियों का अगर इस संबंध में कोई सवाल हो इस बारे में तो जानकारी। बिल्कुल मैं सवाल भी आगे लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें जरूर यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। मेरी वॉइस प्रॉपरली रूप से आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, हैंड रेज करके मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी आ रही है सर। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने बहुत बार अपनी एनजीओ से कहा है कि भैया जहाँ सीआरस की बात हो वहाँ यकीन मत करना, लेकिन आज सर ने टॉपिक छेड़ दिया सीएसआर का, सॉरी सीआर का, करोड़ की बात कर दी सर ने। तो बिल्कुल 10 सीआर से नीचे फॉर्च्यून 500 वाले को नहीं करना सर। जायज बात है सर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में। जी सर। हाँ सर, आप किसी को फादर एनजीओ, सर आपकी बैलेंस शीट कितने की है? सर 50 लाख की है। सर आप फादर एनजीओ नहीं कहलाएंगे सर। आपको अपने उसमें होना 10 सीआर, जब आपकी बैलेंस शीट होगी ना सर, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। बिल्कुल सही आप फादर एनजीओ तब। हाँ जी सर। मैं माफी चाहूंगा सर, कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैं एक बार फटाफट सवाल ले लेता हूँ। अवध फॉक एंड आर्ट ग्रुप, प्लीज एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को पहले। जी सर सादर नमस्कार। नमस्कार सर सादर नमस्कार आपको सर। जी श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी टाइम से प्रयासरत थे कि जो हमारा क्वेश्चन लिया जाए जो है। जी बिल्कुल, इसके लिए शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन सर, थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन नहीं डाउट है कि आपने सर 10 एप्लीकेशन बहुत बढ़िया भरना बताया जो है जी, बट डाउट ये है कि ट्रस्ट का ये जो सर आपने नाम लिया, वहाँ सोसाइटी होगी या दोनों मतलब एक ही होंगे सब? सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर आप सोसाइटी को भी डाल सकते हैं। 10 एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ 10 एप्लीकेशन की बता रहा हूं मैं आपको। 10 एप्लीकेशन में ज्यादा दिक्कतें कहीं भी नहीं आएंगी आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। मैं एक बार स्क्रीन वापस आपके साथ शेयर हो रही है ऑलरेडी, मैं एक बार उस पर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके साथ ना 2 स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन के अंदर आपसे पूछा जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, शायद इससे बैक स्क्रीन में था, आई थिंक सो। मैं 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको सर्च करनी पड़ती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए ये जो पहला ऑप्शन है फर्म वाला, फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहाँ ट्रस्ट लिखा हुआ है, ये है आपको ट्रस्ट के लिए, ठीक है जी। और जहां पर नीचे वाला जो ऑप्शन है जिसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखिए दोनों में 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन ब्रांच ऑफ फर्म लिखा हुआ है जिसमें, वो आएगा आपका सोसाइटी के लिए। जहां पर ब्रांच ऑफ फर्म से स्टार्टिंग हो रही है वो सोसाइटी वाले सेलेक्ट करें, जहां सिर्फ फर्म लिखा हुआ है वो जो है ट्रस्ट वाले सेलेक्ट करें। जी सर, जहां पर ब्रांच होगा वो सोसाइटी के लिए होगा। जी, जहां पर ब्रांच ऑफ फर्म से स्टार्टेड है ना आपका लाइन, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगा, आई थिंक सो, दिख रही है सर? जी। तो ये आपको सोसाइटी के लिए सिलेक्ट करनी है। उससे पहला वाला जो है, ठीक है जी, ये ट्रस्ट के लिए सिलेक्ट करना है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन, लास्ट आखिरी क्वेश्चन है हमारा सर।
सर डीएससी की जो बात आई थी, जो है हमारी सोसाइटी है और हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर है सर, तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे सर सर इसमें? डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक काम कीजिएगा, वैसे प्रयास कीजिए एक बार ना आपके जो सीए हैं उनसे बात कीजिए, और आपके फोन, आपके जो पीसी है उसमें आपका डिजिटल सिग्नेचर से संबंधित कुछ कॉम्प्लियंस होते हैं, ठीक है, वो पहले से आप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपके सीए इसमें आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। आपका पीसी या आपका लैपटॉप के पास लेके जाइएगा, वो आपका डीएससी उसमें रजिस्टर कर देंगे। आगे से सिर्फ आपको अपना टोकन यूज करना है और आप उसको यूज कर सकेंगे परमानेंटली। उसके कुछ हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि उसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह कुछ डाउनलोड करने होते हैं, तो वो सीए बहुत बेटर तरीके से आपका जो है एक्टिवेट करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार समय देने के लिए, जो है हमारा क्वेश्चन लेने के लिए शुक्रिया सर। ओके श्रीमान जी, अब हैंड रेज आपका नीचे कर दीजिएगा उसको। जी जी चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं सर की बात के ऊपर। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई हम इसमें जो है 10 CR का टारगेट लेके चल रहे हैं। 10 CR कोई सपना नहीं है झूठा, ठीक है, होगा कैसे कंप्लीट, किस प्रकार से हम लोग जो है फादर एनजीओ को डेवलप करने वाले हैं, मैं छोटी सी एक चर्चा, छोटा सा एक प्रारूप आपके सामने रख देता हूं। आपके सामने एक विकल्प रखा गया है ट्रेनिंग सेंटर का। ध्यान रखिएगा, फॉर्च्यून 500 एनजीओ के अंदर जिनको चांस दिया जाएगा, उनको वो संस्थाएं सिलेक्ट की जाएंगी जो अपने साथ 4 से 5 एनजीओ को यहां लेकर आ रही हैं, यानी कि पहले केस बुक में। दूसरा, आपका जो हमारा वर्कशॉप होने वाला है वहां ध्यान रखिएगा, जब तक हमारे अंदर बांटने की भावना नहीं है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ उसी व्यक्ति, उसी संस्था का सहयोग करेगा जिसके अंदर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ वाली भावना है। हम आपसे कोई ज्ञान नहीं छिपाते, तो आपको भी प्रयास करना है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो मुहिम चल रही है इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा एनजीओ को पता लगे। और हर एक एनजीओ जब तक अपने 5-5 एनजीओ को वहां रजिस्टर नहीं करेगा, सर देखिए कल की मीटिंग में हमारे साथ ये जो लोग जुड़े हुए थे, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं उनके, ये लोग मेरे रेफरेंस से जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग में सीखने आए हैं महासंघ से। सबसे पहली चीज वो भावना संस्था के अंदर होनी चाहिए, आज से नोट डाउन कर लीजिए। सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक आपको शेयर किए जा रहे हैं लगातार 2 दिनों से, वो इसलिए शेयर करवाए गए थे 2 दिनों से कि मैं आपको आगे के इंस्ट्रक्शन दे सकूं कि इन सोशल मीडिया पेजेस पर, ग्रुप्स पर जो भी जानकारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा शेयर की जा रही है, हर एक संस्था वहां से ज्यादा लोगों को शेयर भी करे, क्योंकि हमारे अंदर जब तक भावना ये नहीं आएगी, हम सोचे सिर्फ हम ही इकट्ठा कर लें, बिल्कुल गलत है। अब रही बात सीखने की, देखिए जो जितना सीखेगा उसको उतना प्राप्त होगा। एक क्लास के अंदर एक बच्चा फर्स्ट आता है और एक बच्चा जो है फेल हो जाता है, तो ये आपकी सीखने की भावना पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सीख सकते हैं। सीखने का स्ट्रक्चर क्या रखा गया है मैं बता देता हूं आपको। ये जो आपके सामने ट्रेनिंग सेंटर के रूप में जो विकल्प रखा गया है, इसके अंदर एनजीओ के साथ साथ मैं पूरा प्रयास रहेगा, और हम जब भी कोई रजिस्ट्रेशन मेरे पास आता है मैं उसको क्लियर बताता हूं, समझाता भी हूं कि आपके साथ आपके 2 विश्वसनीय लोगों का भी रजिस्ट्रेशन करवाइए जो आपकी संस्था के फील्ड वर्कर के रूप में काम कर सके, वॉलंटियर के रूप में काम करने वाले लोग हों। क्योंकि यहां पर जो बैच चलेंगे, इन बैचों में एक चीज जरूर परमानेंट रहेगी हर बैच के अंदर, चाहे वो बैच किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, लेकिन एक चीज परमानेंट रहेगी, पब्लिक फंड या क्राउड फंडिंग। ये आपको जरूर सिखाया जाएगा कैंपेन के रूप में। और जो ट्रेनिंग वाले आपके लोग आपके साथ आए हुए हैं, उनको बाकायदा एक मॉक जो है ड्रिल करवाई जाएगी। मॉक ड्रिल का मतलब उनको मार्केट में भेजा जाएगा, आपके कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैंड टू हैंड प्रिंट किए जाएंगे, उनको एक प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा, और वो मटेरियल लेके आपके ही बच्चे, आपके वो जो लोग हैं, आपके वो जो सोशल वॉलंटियर हैं, वो फील्ड में जाएंगे और फील्ड की अपनी जो रिस्पॉन्स है वो लाकर हमें दिखाएंगे कि हम आज फील्ड में गए थे और ये रिस्पॉन्स हम कलेक्ट करके लेकर आए। वो डोनेशन जो भी जनरेट होगा वो आपका है, क्योंकि वो आपकी संस्था के लिए वर्किंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आप लोग हैं, यानी कि आप खुद संस्था संचालक, इनकी 5-5 लोगों की जो है टुकड़ी बनाई जाएगी, ग्रुप बनाया जाएगा। और हमारे पास जो ट्रेनिंग डेज हैं, उन ट्रेनिंग डेज के अंदर, क्योंकि आपको शायद नहीं पता हो तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि पूरे देश के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी CSR फंडिंग एजेंसी हैं, उनमें से 50% से ज्यादा के ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में। अगर मेरी बात गलत हो तो कल मुझे अपना सवाल के रूप में अपना हैंड रेज कीजिएगा और सबसे पहले मुझे गाली बकना स्टार्ट कर दीजिएगा अगर मेरी बात 1% भी झूठ मिले। मोस्टली कंपनीज के ऑफिस हरियाणा और दिल्ली के अंदर है, और जो ट्रेनिंग सेंटर है आपका, उसका सेंटर यही दिया गया है आपका दिल्ली NCR के अंदर। वो इसीलिए डाला गया है
कि आप लोगों को 5-5 व्यक्तियों की टीम बनाकर उन कंपनियों को के पास भेजा जाएगा, ट्रेनिंग देकर भेजा जाएगा कि आपको वहां जाना है, क्या बोलना है, क्या बात करनी है और कैसे उनसे अपना काम निकलवा के लेना है। चाहे वो हमें फंड्स के रूप में दें, चाहे वो हमें काम के रूप में दें, चाहे वो हमें ग्रांट्स के रूप में दें, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट के रूप में दें, कैसे हमें अपनी बात मनवा के आकर लेकर आनी है। और उस दिन सीखने के बाद जो आप ग्राउंड पे जाके रिजल्ट लेकर आएंगे, वो रिजल्ट तय करेगा आपकी आगे की स्ट्रक्चर को। अगर वहां से आपको कुछ गेन होता है आगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपकी संस्था का जो है जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उसको बड़ा कर देगा। और इसी बहाने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इन सभी CSR एजेंसीज के दरवाजे पर जा चुका होगा और अपना एक कार्ड पहुंचा चुका होगा कि आपको अगर अपने CSR फंड को विश्वसनीय जगह पर जो है इन्वेस्ट करवाना है, तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को संपर्क करें। और यहां जो संस्थाएं हमारे साथ फुल्ली एक्टिवेटेड रहेंगी, टास्क के दौरान भी देखा जाएगा, आपको जो मंथली टास्क दिया जाएगा उसके दौरान भी देखा जाएगा। ये मंथली टास्क, ये मंथली प्रोग्राम्स, ये वीकली टास्क आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि इस साल आप हमारे अनुरूप अपने आप को एक्टिवेट रख सकें। और उस एक्टिवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। जो बात आज आपको सिखा दी गई उसको गहराई से बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगता है। आज जब आप अपनी चीज को शेयर करना सीखेंगे, आज आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की किसी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक रूटीन बन गया है। अगर मेरे साथ राजेश लटवाल साहब जुड़े हुए हों, उनसे पूछिए, एक बार मैं माननीय महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो जुड़े हैं तो एक बार हैंड रेज कर दें, जो कि मैं उनको अनम्यूट कर सकूं। उनकी आदत अब पड़ी बिल्कुल महासंघ से जुड़ने के बाद। अब वो एक बार को सोएंगे बाद में, लेकिन अपनी पोस्ट शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि आदत यहीं से बनती है, क्लास से। और जब आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन हैं, आपकी जो प्रिंटेड मटेरियल है, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें आप अपनी संस्था के नाम के नीचे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध शब्द का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो आपका प्रेस नोट हो, चाहे आपका प्रिंटेड मटेरियल हो या कोई भी हो, तो उसमें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपकी उस पोस्ट को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जो प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, सोशल मीडिया लिंक जो आपके साथ शेयर किए गए हैं, पेज के, ग्रुप के, इन पे शेयर भी करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आज आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की चीज शेयर नहीं कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि कल आप अपनी चीजों को शेयर करने की तैयारी कर रहे हैं। आज आप किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, लेकिन आपके काम को पूरा देश जानेगा, क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पेज से आज 30,000 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। और इन 30,000 संस्थाओं के अलावा ये मान के चलिए हमने पीछे बैकएंड में बहुत वर्क किया है, मोर देन 60,000 प्लस डोनर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन पेजेस पर। लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन सभी को दी जाती है कि जहां पर आप किसी भी संस्था को कुछ देने से पहले सोचें, आप एक बार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संपर्क जरूर कर लें कि क्या वो फुल्ली एक्टिवेटेड है या नहीं। अभी माननीय महोदय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पास, क्योंकि देखिए जिसके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रभार रहता है, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से कंपनियां जो भी कांटेक्ट करती हैं, जो भी कोई पर्सन कांटेक्ट करता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करता है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पास जो है एक स्टॉक आया हुआ था कंबल का। सर ने मुझे तुरंत फोन किया कि सर एक काम कीजिए, आप कार्यालय पे इसको ले जाइएगा और इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, कुछ संस्थाओं को आप दे दीजिएगा। और मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं सज्जन सेवा संघ से, तो जिन लोगों ने उनकी फोटोज या वीडियोस देखी होंगी, उसमें उन्होंने देखा होगा कुछ स्टॉक हमने वहां पहुंचवाया। अभी अनिल जी आए हुए थे अपने हेल्थ सेक्टर के उसके लिए, आपके कॉन्टेक्ट करने के लिए, तो उस समय हमने उनको भी कुछ स्टॉक प्रोवाइड करवाया कि भाई आप लोग बांटिए, क्योंकि इसको मैं नहीं बांटूंगा। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ कोई संस्था नहीं है कि वो काम करेगी, ये हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, बशर्ते आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी कल मेरे पास एक सज्जन का फोन आया कि सर मैं वहां गया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन करवाने के लिए, और वहां पर जो है उन्होंने बिल्कुल भी सिफारिश नहीं मानी कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से बेशक जुड़े हो, लेकिन हमारे पास डाटा में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि वहां पर अगर किसी व्यक्ति को आपको अपॉइंट किया गया आपकी हेल्प के लिए, तो उसके पास वो कोर टीम से है व्यक्ति, और उसको ये पता है कि आप एक्टिवेटेड हैं या नहीं है, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ सक्रिय हैं कि नहीं है, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की पोस्ट को शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की वीडियोस पे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर रखा आपने, नहीं कर रखा, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। बैकएंड टीम इसीलिए बैठी हुई है आपके साथ। और जिन लोगों को यकीन ना हो, मैं आपको बारीकी से गिनवा सकता हूं कि मुझे कहां से पता लगता है या हमारी टीम कहां से देखती है कि वाकई में आप सक्रिय हैं कि नहीं है। मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूं, शायद मेरा फेसबुक पेज अभी सॉरी मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है अनिल जी आपके साथ, आप लोगों के साथ बिल्कुल हो रही है। चलिए जी,
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमने शेयर नहीं करा तो कौन सा यादव जी को पता लग गया। यादव जी को सब पता रहता है, कोर टीम बैकएंड पे इसी चीज पे वर्क करती है। मैं आपको शो कर देता हूं, आपके मन का जो वहम है उसको भी खत्म कर देता हूं कि कैसे महासंघ की टीम देखती है कि आप कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपने कुछ किया कि नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल लाइव शो कर रहा हूं, चेक करते जाइएगा। आपके सामने आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो है पेज दिखाई दे रहा होगा। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। जैस बिल्कुल हम सेम पेज पर हैं। चलिए जी, हम यहां पर बात करते हैं, ये देखिए कि कितने लोगों तक ये चीज पहुंची है। ठीक है जी, एडिशनल रीच जिसे हम कहते हैं, यानी कि जिन लोगों ने क्लिक करके उन चीजों को देखा है, यहां से हमें नंबर्स पता लगते हैं आपके। देन आफ्टर बात करते हैं शेयर्स की या लाइक्स की। एक एक व्यक्ति का नाम, आपकी संस्था का नाम बकायदा आता है श्रीमान जी, भूलिए मत। ये देखिए, अगर मैं यहां पर लाइक पे क्लिक करता हूं तो 2 नाम आ रहे हैं, माधव जन कल्याण फाउंडेशन और अनिल कुमार जी आपके साथ जुड़े हुए हैं टीम में, अभी लाइव हैं आपके साथ। आपको और बारीकी से चेक करवा देता हूं कि कैसे आपके नाम पता लगते हैं हमें। ठीक है, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं है। पता हमें सब कुछ है। आपका काम उतना ही डिले होगा, जितना आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति एक्टिव होंगे, उतना राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके प्रति एक्टिव होगा। आप सोचें कि सिर्फ मेरे बात से, मेरे व्यवहार से, या सिर्फ मेरे जो है चिकनी चुपड़ी बातों से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ मेरे लिए कुछ कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये देखिए, विनीत शिल्पी जल कल्याण समिति बलरामपुर है, आयुष गौतम जी, अनिल कुमार जी, संगेश कुमार भारती जी, जेवी ग्रुप। ठीक है, यहां सबके नाम शो होते हैं। अगर मैं शेयर की बात करता हूं, ये देखिए, आप ये मत सोचिएगा सिर्फ हमें जो है वहां से पता लगता है। ठीक है, पब्लिक शेयर नहीं है यहाँ पर, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने शेयर नहीं किया है, ये महासंघ का ही शेयर है। 38 शेयर, ये देखिए, यहाँ बकायदा नाम पता लग जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर नाम पता है। पहला नाम इस पे दिखाई दे रहा है अनिल कुमार जी का। ये नाम ऊपर क्यों है? जो व्यक्ति एक्टिवेटेड है उसका नाम ऑटोमेटिकली महासंघ हमें सजेस्ट कर देता है। कमेंट की अगर बात करता हूं, ये देखिए, जतेश्वर वेलफेयर एसोसिएशन नाम दिखा रहा है बकायदा। मुझे कहीं भी एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी टीम को कहीं एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका रिकॉर्ड हमारे फेसबुक पेज या जो भी हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उन सभी पर अवेलेबल है। तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। आज फिर से मैं आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल इस चीज को आज से फॉलो अप करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ फुल्ली एक्टिवेटेड होना पड़ेगा। इसको शर्त मान लीजिए, कंडीशन मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए। आप एक्टिवेटेड रहेंगे तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके साथ खड़ा है, आपके साथ पूरी मेहनत देगा। ठीक है, हम आप लोगों को ही, ऐसा नहीं कि हमारी कोई अलग से टीम हम बनाएंगे जिसको पता ही ना हो, हम आपको नहीं बताएंगे भाई कंपनी कहां पर है, नहीं। जो लोग ट्रेनिंग सेंटर में सीखने के लिए संस्था संचालक खुद आएंगे, उनको ही टीम के रूप में गठित करके डिफरेंट सीएसआर एजेंसीज कंपनियों में डायरेक्टली भेजा जाएगा प्रपोजल सबमिशन के लिए, क्योंकि यहाँ आपको प्रपोजल लिखना भी सिखाया जा रहा है। वहां सबमिशन के लिए भेजा जाएगा। वहां जाने के बाद क्या पूछा जाता है, क्या वो आपसे सवाल करते हैं, कैसा वो आपसे व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया जाएगा, जिससे आपके मन की झिझक खुल सके। आज आप यहाँ हैं, कल आपको जरूरत थोड़े फिर कि हर बार मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, नहीं। उसके बाद आपके मन की झिझक खुल चुकी, आप डायरेक्टली जो है सीएसआर एजेंसी के दरवाजे पर खड़े होंगे, जी मैं फलाने काम से आया हूं, ये मेरी क्वालिटीज है। वो आपकी क्वालिटीज को इग्नोर नहीं कर पाएगा, बशर्ते आप सीखेंगे अच्छा तभी। और सीखने के लिए सर समय देना पड़ेगा, सीखने के लिए समय भी देना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है। आज बहुत सारी चीजें हैं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जहां तक कोशिश करता है वहां तक आपको फ्री सिखाता है। आज इस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार अब ये चलेगी। ठीक है, ये सब फ्री में ही तो है आपके लिए, लेकिन जो चीजें महासंघ के हाथ में नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में खाने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, आप जब कंप्यूटर पे वर्क करेंगे तो आपको वो भी सिखाना पड़ेगा भाई कैसे ऑपरेट करते हैं इस चीज को, बहुत कुछ सिखाना है आपको। तो वहां जहां कॉस्ट लगती है वहां महासंघ आपसे कॉस्ट लेता है, लेकिन रीजनेबल कॉस्ट लेता है हमेशा। औरों की तरह नहीं कि आप वर्कशॉप अटेंड कर लीजिए, 30,000 रुपये फीस है। आपको याद होगा एक जो है सिमिलर नेम के साथ ही एक कंसल्टेंट जो है चलाते हैं अपना, उनकी 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है वर्कशॉप की, 2 दिनों की। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा है, आपको गाइडलाइन देने के लिए बैठा है। क्योंकि आप अच्छा काम करेंगे तो राष्ट्रीय महासंघ ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। अगर एक एक व्यक्ति सिर्फ 1% भी अपना शेयर करेगा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को डोनेशन के रूप में, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास बहुत हो जाएगा। जब हम एक संस्था को टारगेट दे रहे हैं 10 करोड़ का,
तो 500 एनजीओ का टारगेट तो बहुत बड़ा हो गया, और ये कंप्लीट होगा तभी होगा जब आप खुद भी ट्रेनिंग लेने आएंगे, आपके साथ आपके 2 वॉलंटियर्स लेके आइए साथ में। वो वॉलंटियर्स को जो यहाँ ट्रेनिंग मिलेगी फील्ड की, उसके बाद आपके यही वॉलंटियर्स, जैसे सर की संस्था कर रही है, रोज कभी 50,000 का डोनेशन आ रहा है, कभी 30,000 का आ रहा है, कभी 20,000 का, रोज स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं ग्रुप में वो आपके साथ, है ना। यही डोनेशन आपके बच्चे लेके आएंगे, आपकी फील्ड तो मजबूत कीजिए। तो ये सब चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग क्या हमारा जो है स्ट्रक्चर रहेगा वर्किंग का। फॉर्च्यून 500 में आप सबको मौका दिया जाएगा, बशर्ते आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा ग्रुप में। आपके साथ अभी चैट बॉक्स में आपके साथ बकायदा सोशल मीडिया लिंक शेयर कर दिए गए हैं, वहां नहीं मिले मुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया लिंक्स पर आप लोग एक्टिवेट हो जाइए, ठीक है। महासंघ के साथ एक्टिव दिखेंगे तो महासंघ आपके लिए एक्टिव कराए, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। बहुत सारे हमारे संस्थागत साथी हैं जिनको आज तक ग्रांट नहीं मिली, मुझसे 3 साल से जुड़े हुए हैं, और मैं अगर अभी अनम्यूट होने का मौका दूं तो मेरे मुंह पे मेरी बुराई कर देंगे, बोले सर आप तो पता नहीं दूसरों को मौका देते, हमें मौका देते ही नहीं है। सर मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा, लेकिन आप मुझे एक्टिवेट होकर दिखाइए। जिस दिन मुझे आपका नाम मिलेगा महासंघ के पेजों पर कि हाँ जी आप मोस्ट एक्टिव में चल रहे हैं, आपके लाइक भी हैं, आपके कमेंट भी आ रहे हैं, आपके शेयर भी कर रहे हो, आप और संस्थाओं तक महासंघ के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूं। सबसे पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी जो महासंघ के प्रति एक्टिवेटेड है। मैं अब एक प्रश्न लास्ट में लेना चाहूंगा, मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब जो है हद से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। चलिए मनीष जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, मनीष दास जी। श्रीमान जी। यस सर। आपका कोई प्रश्न है? नो सर। सर आपने रेज हैंड किया हुआ था इसलिए मैंने आपको एक्चुअली कैश पे किसी पे शो कर रहा था। कोई बात नहीं। चलिए उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग जो है हमारी वर्क पॉलिसी को समझ चुके होंगे कि आपको भी देखिए कुछ ना कुछ आपको भी देना पड़ेगा, समय आपका देना पड़ेगा। एक 10 मिनट का समय लगता है, एक बार सारे सोशल मीडिया लिंक्स पर घूम आइए, ठीक है। इस बहाने वो कहते हैं टहल के आना, तो एक बार टहल के आ जाइए सारे सोशल मीडिया ग्रुप पर, ठीक है। ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। जब आप अपनी कोई पोस्ट शेयर करते हैं सोशल मीडिया लिंक पर, उठाकर महासंघ को टैग कर दीजिए, ऑटोमेटिकली महासंघ के पूरे प्लेटफॉर्म पर शेयर हो जाएगी। तो ये सारी चीज आपको सिखाई भी जाएंगी, कैसे टैग करते हैं। आपके लिए सोशल मीडिया का एक टॉपिक हमने रखा है बकायदा, सिखाया भी जाएगा। लेकिन जब तक सिखाने का मौका है तब तक खुद को एक्टिवेट कर लीजिए ना, क्योंकि पोस्ट आप रोज देख ही रहे हैं, एटलीस्ट वीडियो आप रोज देखते हैं, है ना। उसको शेयर कीजिए, 4-5 संस्थाओं को रिकमेंड कीजिए कि भाई आप आइए और ज्वाइन कीजिए महासंघ को। मैं नहीं कह रहा कि आप महासंघ से जुड़िए, बिल्कुल भी नहीं कहना किसी को महासंघ से जुड़े। साफ कह दीजिए आप पहले महासंघ को फॉलो कीजिए 6 महीने तक। जिस दिन आपको लगे कि हाँ महासंघ से जुड़ना जरूरी है तब जुड़िएगा, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। हम बिल्कुल भी किसी को नहीं कहते कि महासंघ से जुड़े। इस समय हमने मेंबरशिप बहुत ज्यादा कम कर रखी है, और इवन देन आने वाले समय में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ना अपने आप में एक महाभारत हुआ करेगी। और इस चीज का नमूना आपको 11 फरवरी को वर्कशॉप के दौरान दिख जाएगा, क्योंकि कुछ नए नियम परिवर्तित किए गए हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता में, और उसके बाद सदस्यता आसान नहीं होगी, ठीक है। वो बाद का प्रोसीजर है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप आराम से काम कीजिए, सिर्फ अपने आप को एक्टिवेट रखिए। आप एक्टिवेटेड है तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके लिए एक्टिवेटेड है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और फॉर्च्यून 500 की जो हमारी फादर एनजीओस की जो मुहिम है उसमें अपने आप को बिल्कुल कमर कस के तैयार कर लीजिए, ठीक है। आज आप मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट दिलवाना हमारे हाथ में। रिजल्ट कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है, वो सब बताया जाएगा आपको। सर ने आपके साथ कुछ चीजें थी मैं हिडन रखना चाह रहा था, आप लोगों को गिफ्ट के रूप में देना चाह रहा था, क्योंकि जो संस्थाएं अभी बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे बताया कि सर हमने इतनी संस्थाओं को कल इनवाइट किया था कि वो अपनी इस केस बुक की सीरीज में जुड़े, तो मैं उनके नाम नोट डाउन करता जा रहा हूँ, ठीक है। वो लोग मुझे बाद में स्क्रीनशॉट भेजते हैं, सर देखिए ये लोग, ये संस्था इतनी जुड़ी है अपने केस बुक से, मैंने रेफर किया था इनको, ठीक है, मैंने शेयर की थी चीजें। मैं सोच रहा था उन संस्थाओं के साथ एक मीटिंग करके फिर उनको बताऊं भाई एक काम करो, ये एप्लीकेशन टाइप करके और फलानी जगह जमा करवा देना, आपको लैपटॉप मिल जाएंगे डोनेशन में। लेकिन सर ने वो सबके साथ ओवर कर दी। अभी दिल्ली में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको जगह दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1500 स्क्वायर फीट का कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ, सारी चीजें हैं उसमें, बिल्कुल कोई किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सोशल वर्क के लिए, ठीक है। वो जानकारी आपके साथ कल शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उन्हीं संस्थाओं को शेयर की जाएगी जो मेरे साथ एक्टिवेटेड है, डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप करवा दी जाएगी जो सारी इंफॉर्मेशंस।
वो चाहे तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रपोजल लेके जाएं कि हम यहाँ पर इस जगह पर ये काम करने वाले हैं या संस्था का ऑफिस खोलने वाले हैं और हमारी संस्था ये काम करती है। तो बिल्कुल फ्री में आपको दिल्ली के अंदर, मेन दिल्ली के अंदर आपको जगह मिल रही है अपने खुद के ऑफिस के लिए। वो जानकारी भी आपके साथ शेयर की जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब महासंघ के प्रति जो है फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाएंगे, और कोशिश कीजिए कि आप लोग इतने एक्टिवेटेड हो जाएं कि जैसे सर ने नाम गिनाए ना, हमें तुरंत नाम आता है भाई, दिल्ली से, सॉरी मेरठ से एक मैम है, बेटिया फाउंडेशन, वो एक्टिवेटेड है, अनिल जी एक्टिवेटेड है, हमारे लटवाल साहब एक्टिवेटेड है, हमारे जो है राजपूत साहब एक्टिवेटेड है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके टिप्स पर हमें नाम याद है, क्योंकि वो लोग वाकई में एक्टिवेटेड हैं, और जिनको सिर्फ अपने अपने से मतलब है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं रोज उनका काम करता हूँ, मेरे ख्याल से दिन में 10 बार बात होती है, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए फोन करते हैं। मुझे क्या करना है, मेरी संस्था को कैसे मिलेगा, सर मैं ये कैसे करूं, वो सिर्फ अपने लिए फोन करते हैं। वो कभी भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए फोन नहीं करते मुझे कि सर महासंघ में ऐसा और कर दें हम तो कैसा रहेगा, सर मैंने इतने लोगों को महासंघ में रेफर किया है, आज मीटिंग में जुड़ेंगे, देखो सर आज जुड़े थे, उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। ऐसे जो लोग हैं उनके नाम जुबान पर रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को एक्टिवेटेड कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर शाम को, सॉरी रात को 8 बजे। और कल हम जो टॉपिक लेके चलने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ही बता देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को आप लोग भी इनवाइट कर लीजिएगा और खुद को तैयार कर लीजिएगा। प्रस्तावना कैसे लिखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कमी आप यहाँ करते हैं। कितने भी ग्रांट एप्लीकेशन लगा लीजिएगा, क्योंकि जब आपके लेजर अकाउंट्स और पोर्टफोलियो जब आपके वेरीफाई होते हैं ना, तो वहां आपकी प्रस्तावना बहुत काम आती है ग्रांट एप्लीकेशन में। तो कल हम सीखेंगे प्रस्तावना लिखने के बारे में। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को धन्यवाद। श्रीमान जी, आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर। सर श्रीमान जी। एक मिनट सर, अनूप सिंह जी कुछ कह रहे हैं सर। अनूप सिंह जी ने अभी चैट बॉक्स में लिखा है 11-12 तारीख के वेबिनार, उसके लिए वर्कशॉप के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सर। वो कुछ 2 लोग पूछ रहे हैं सर, प्लीज आप उन्हें बता दीजिए। सर, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। एक बार वापस टाइप कर दे रहा हूं मैं चैट बॉक्स में, मैं भेज रहा हूं सर जी। हेल्पलाइन नंबर के रूप में मैं आपको जो है टैग कर दे रहा हूं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप बकायदा उस पर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, ठीक है जी। वर्कशॉप में आइए। कोई मीटिंग ओवर। और चलिए, हेल्पलाइन नंबर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। सीट्स अब बहुत कम रह गई हैं, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, सीट्स बहुत कम रह गई हैं। अब मौका नहीं मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन। जहां तक हो सकेगा शायद इस मंथ में हम एंड कर देंगे, 10 तारीख तक ही एंड हो जाएंगे, क्योंकि 10 के बाद सीट बचेंगी नहीं हमारे पास। काफी ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं सर, क्योंकि वहाँ की जो कैपेसिटी, सीटिंग कैपेसिटी है ना, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ सर। सर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सीट्स बहुत कम बची हैं, बहुत कम। नहीं वही सर, बंद कर दूंगा सर मैं। बंद कर। ठीक ठीक सर, ठीक ठीक है सर। ठीक है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि सभी को। नमस्कार सभी को जी। धन्यवाद सर। गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। वेलकम जी। धन्यवाद सर। थैंक यू जी। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी, थैंक यू। टास्क क्या देंगे? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अब एंड करने जा रहा हूँ इसका।